सभी दर्शकों को जय भीम और आप देख रहे हैं मूल्यांकन चैनल। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है इसमें देखिए हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और एक अंधविश्वास जो इस समय देश में भयानक रूप से हावी है, थोड़ा उस पर चर्चा करेंगे और उसे उजागर करेंगे। बहुजन समाज के बहुत सारे लोग इस तरह के अंधविश्वास में फंसे हुए हैं और वो लगातार क्या बोलते हैं, इस तरह के अंधविश्वास से प्रभावित होकर अपना कीमती समय और धन बर्बाद करते रहते हैं। तो हम चर्चा करने वाले हैं मकर संक्रांति पर और इसे देश के विभिन्न भागों में पोंगल और विभिन्न नामों से जाना जाता है। साथ में आसपास के कई देशों में भी इस पर्व को मनाया जाता है। ठीक। तो वास्तविकताएं क्या हैं इसकी और क्या सच में इसके संदर्भ में जो बातें बताई जाती हैं वो उतनी सच हैं? उसे आज हम आपके सामने चर्चाओं में यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक। तो देखिए, क्या है स्थिति, क्या है। तो मकर संक्रांति का पर्व बेहद अंधविश्वास से क्या बोलते हैं, जुड़ा हुआ पर्व बना दिया गया है। और अगर आप देखेंगे तो इस दिन तमाम सारे साधु संत और विशेषकर उत्तर भारत में जो हिंदू समाज के लोग हैं वो तमाम सारे तंत्र मंत्र, पवित्र स्नान और राशि ग्रह नक्षत्रों से जुड़े हुए तमाम सारे आडंबर करते हैं इस कल्पना में कि उनका आने वाला समय इससे बेहतर हो जाएगा। ठीक। तो कई अंधविश्वास इसके साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें आपके सामने थोड़ा हम उजागर करेंगे। आखिर ये पूरा पर्व है क्या? और एक भौगोलिक जो घटना है, एक क्या बोलते हैं, जिसे कहते हैं कि भई एक भौगोलिक परिवर्तन जो होता है, उसके आधार पर इन धार्मिक लोगों ने इस अंधविश्वास की नींव डाली हुई है। वो भौगोलिक परिवर्तन तो प्राकृतिक हैं और वो अपनी ही चाल से होते रहते हैं। पर अक्सर धार्मिक लोग जो होते हैं, धर्म जो होते हैं, वो भौगोलिक परिवर्तनों पे अपने अधिकार जमा लेते हैं और अपने काल्पनिक देवी-देवताओं को उनसे जोड़कर जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। चूँकि ये परिवर्तन प्राकृतिक हैं, बड़े विस्मयकारी हैं, इंसान को सहज ही क्या बोलते हैं, प्रभावित कर लेते हैं, मोह लेते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि कोई आम आदमी जिसने ज़्यादा क्या बोलते हैं, अध्ययन नहीं किए, जिसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, ज्योग्राफी इन सब की नॉलेज नहीं है, उसका इन भौगोलिक अध्ययनों से परिवर्तनों से प्रभावित हो जाना और साथ में क्या बोलते हैं, बड़ी सहजता से इन्हें काल्पनिक देवी-देवताओं से जोड़कर देख लेना, ये माना जा सकता समझ सकते हैं, इंसान की इस मनोदशा को हम समझ सकते हैं। तो हम उसी चीज़ पर आज चर्चा करेंगे कि वास्तव में ये जो पूरा क्या बोलते हैं, खगोलीय परिवर्तन है, ठीक? ये प्राकृतिक है और इसमें किसी किस्म की दैवीता नहीं है। इनफैक्ट धर्म जो कह रहा है इस खगोलीय परिवर्तन के बारे में, वो भी झूठा है। झूठा कहने का मतलब, ये जो दावा कर रहे हैं कि इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, ये कितना सच है इसे अभी हम आपको आपके सामने से रखेंगे। इसके अलावा बाकी के सारे दावे इनकी देवी-देवताओं से जोड़कर जो कथा कहानियाँ उन्होंने लोगों के सामने रखी हैं और इसके पीछे की वास्तविक क्या बोलते हैं, फिनोमिना क्या है, क्यों ये परिवर्तन होते हैं, ये सारी चीज़ों को आपके सामने हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक। तो मामला क्या है? मामला ये है कि देखिए भाई, अ, आज के दिन उत्तर भारत में विशेषकर मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है और इसके बारे में ये कहा जाता है, धार्मिक लोग कहते हैं कि उन्हें बहुत पहले से पता था कि इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, यानी उसकी चाल जो है वो उत्तर की तरफ हो जाती है। ठीक। ये दावा ये लोग करते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इन दावे की पुष्टि हम नीचे करेंगे आगे चल के। फिर ये भी दावा करते हैं कि इस दिन इनके देवी-देवताओं की कई घटनाएँ घटी हुई थीं। जो सूर्य देवता हैं अपने पुत्र शनि से मिलने जाते हैं, उसे भी देखेंगे हम, उसमें उस कथा का क्या सार है, ठीक? और भी सारी धार्मिक कथाएँ इस पूरे पर्व के साथ इन्होंने जोड़ कर रखी हुई हैं, ठीक? उसे देखेंगे। और क्या बोलते हैं, इस दिन लोगों को ये अनुग्रह किया जाता है कि वो दान दक्षिणा करें और पवित्र कुंडों में स्नान करें और साथ में इस दिन उनकी राशि परिवर्तन को लेके भी तमाम सारे दावे किए जाते हैं, किस तरह के टोना-टोटका करेंगे, तो जो सूर्य मकर राशि में आने वाला है, उससे उनके जीवन में प्रभाव, अच्छे-बुरे प्रभाव जो हैं, वो घटित होंगे और इससे लालच में फँस के लोग तमाम सारे धार्मिक प्रक्रियाएँ, आडंबर आयोजन करते हुए दिखाई देते हैं, बगैर इस बात को सोचे कि ये कुछ भी नहीं है, केवल एक क्या बोलते हैं, भौगोलिक परिवर्तन है, जो निरंतर घटता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये कभी रुकता है, साल में ये 2 बार घटता रहता है।
और वैसी एक प्रक्रिया है और इसमें कोई दैवीता नहीं दिखाई देती है। पर फिर भी बड़े सहज रूप से भारत जैसे देश में लोग इस तरह के जिसे कहते हैं परिवर्तनों से बड़े प्रभावित होते हैं, ठीक? ये इंसान की सहज प्रवृत्ति है। अगर आप ध्यान दें तो इंसान के विकास के क्रम में हम देखें तो ये समझ में आता है कि जब इंसान के पास अपने प्रश्नों के जवाब नहीं होते होंगे, तो वो क्या बोलते हैं, काल्पनिक कथाओं में, अपनी सोच में और किसी प्रकार की दैवीता में ही अपने सवालों के जवाबों से संतुष्ट होता होगा। वो हर चीज़ को दैवी मान लेता होगा। इसे एंथ्रोमॉर्फिज़्म भी कहते हैं। प्राकृतिक शक्तियों की क्या बोलते हैं, मानवीय स्वरूप में पूजा करना, ये एंथ्रोमॉर्फिज़्म कहलाता है। और शुरुआत में इंसान इसी तरह से थे और शुरुआत में इंसानों का ऐसा होना स्वाभाविक भी था। बाद में धीरे-धीरे विज्ञान ने, तकनीक ने तरक्की की और इंसानों को अपने आस-पास की दुनिया के संदर्भ में बेहतर तार्किक जवाब मिलते हुए चले गए और वो पुराने अंधविश्वास भी फिर जाने चाहिए पर नहीं गए हुए हैं, अभी भी हैं और लोग उन्हें पालन करते हुए भी दिखाई देते हैं। ठीक, तो ये तो मकर संक्रांति से जुड़े हुए अंधविश्वास हैं और ये पर्व कब से मनाया जाता है, ये इसको लेके भी काफ़ी विवादास्पद जानकारियाँ हैं। कोई क्या बोलते हैं, कोई पुख्ता जानकारी हमें नहीं देखने को मिलती, धर्म ग्रंथों में, ना तो वैदिक ग्रंथों में और ना बाकी जगह। बस इतना समझ में आता है कि इंसान को काफ़ी समय पहले इस बात का ज्ञान हो गया था कि जो सूर्य की चाल है, वो मौसम परिवर्तन होते हैं तो सूर्य की चाल बदल जाती है, इतना उन्हें मोटा-मोटा समझ में आ गया था। ठीक? इसे पर्व के रूप में सेलिब्रेट करना कब से शुरू हुआ तो हमारे पास ये जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन के काल में शायद इसे पर्व के रूप में सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया होगा। लोग पवित्र कुंडों में, पवित्र स्थानों पर स्नान करते होंगे और इस दिन को महत्वपूर्ण मानते होंगे। शायद तब से ये सब शुरू हो गया होगा। दर्शकों, ये जानकारियाँ किताबों में दी हुई हैं पर मुझे हमेशा इन जानकारियों को लेके शंकाएँ रहती हैं कि ये बताना कि विंसांग ने ये उल्लेख किया है कि हर्षवर्धन कोई बड़ा मेला आयोजित करवाता था, उसमें वो दान किया करता था, ठीक? और ऐसे मेलों में लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगा में डूब कर मर जाया करते थे। इस तरह की चीज़ों को लेके हमेशा मैं एक डाउट के साथ इन चीज़ों को लेता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ बौद्ध धर्म में अंधविश्वास के लिए, तंत्र मंत्र न टोटका के लिए कोई जगह है नहीं और कोई अगर ये कर भी रहा होगा, तो मूल बौद्ध धर्म से उसका संबंध हम स्थापित नहीं कर सकते। कुंभ के मेले से, धार्मिक आयोजनों से, इन सब से जहाँ कहीं भी किसी किस्म के आडंबरों के होने की आशंका है, बौद्ध धर्म को उससे जोड़ना, मैं समझता हूँ कोई बेहतर विचार नहीं है कि वास्तव में ये गलत ही विचार रहने वाला है। पर ये किया जा रहा है आज समय। इस समय लोगों की मनोदशाओं का फ़ायदा उठाया जा रहा है और हर बुरी प्रथा में बार-बार इस बात को कहता हूँ कि ब्राह्मण धर्म के हर बुरे काम को कहीं न कहीं बौद्ध धर्म से जोड़कर दिखाने का ये जो चलन है, इसके पीछे के दूरगामी सोचों पर अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा कि एट द एंड ये होगा कि फिर ये स्थापित ना हो जाए गलती से कि सभी बुरी प्रक्रियाएँ बौद्ध धर्म से निकली हुई हैं। ये खतरा है इसका, इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हर ब्राह्मणवाद की हर गंदगी को हमें बौद्ध धर्म से जोड़कर नहीं दिखाना है और बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत जो बुद्ध ने दिए, उसी पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। चलिए, तो मकर संक्रांति का उदय भी हर्षवर्धन काल से बताया जाता है कि इस दौर से, इस अवसर पर तमाम किस्म के धार्मिक आयोजन होने शुरू हो गए। इसमें सच्चाइयाँ कितनी हैं, ये पुख्ता जानकारी है कि नहीं, हमें नहीं पता। बस हमारे पास जो भी उदाहरण है उससे मिलता है, बाकी इसकी पुष्टि कर पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इसके बाद, हर्षवर्धन काल के बाद फिर लोग इस तरह के आयोजन करते होंगे, ये हमें समझ में आता है। ठीक? और बाकी जगह भी कुछ छोटे-मोटे प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं, पर हैं सारे साहित्यिक प्रमाण ही, कोई वैसा पुरातात्विक प्रमाण नहीं है इस चीज़ को लेके, ठीक? तो ये स्थितियाँ हैं मकर संक्रांति को लेके। अब देखिए मामला कहाँ पर है, परेशानी कहाँ पर है? परेशानी ये है कि भाई इस खगोलीय घटना को, जो कि एक क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल इवेंट है, जो निरंतर घटता रहता है, उसे देवी-देवताओं से जोड़ना, उसके साथ तमाम अंधविश्वासों को जोड़ना और उसके साथ अपने ब्राह्मणवादी तत्वों को जोड़कर लोगों के मन में ये विश्वास पैदा करना कि ब्राह्मण धर्म को क्या बोलते हैं, बहुत अधिक ज्ञान था और उन्हें बहुत पहले से सब कुछ पता था
वास्तव में ये यही यही चीज़ भ्रांति पैदा करती है। ये चीज़ इस बात की भ्रांति पैदा करती है कि वैदिक ग्रंथों में विज्ञान छुपा हुआ है, देखो इन्हें सब पहले से पता था। असलियत में ऐसा कुछ है नहीं। ये जो त्योहार मना रहे हैं और जो वास्तविक भौगोलिक घटना घटती है, उसमें काफ़ी अंतर होता है। इन्हें तो करेक्ट डेट भी नहीं पता थी, आज भी ये गलत डेट को ही मकर संक्रांति मनाते हैं, यानी सूर्य का उत्तरायण होने का गलत तिथि को ही मना रहे हैं। ठीक? तो ये पूरा मामला क्या है? तो देखिए इस तरह के मकर संक्रांति को लेके इस तरह के दावे आपको जगह-जगह देखने को मिल जाएँगे। तमाम बाबा लोग हैं, वो इस पर आ जाते हैं और अपने दावे करना शुरू कर देते हैं। देखिए मकर संक्रांति पर पुण्य काल का समय है और ये बाबा दावा कर रहा है कि मकर संक्रांति पर करें विशेष टोटका, एक कलश में स्वच्छ जल भरकर उसमें थोड़ा-सा गुड़, रोली, लाल चंदन लगा दें। इससे ये पुण्य काल और पुण्य दिलाने की बातें कर रहा है। एक और बाबा है, वो दावा कर रहा है, देखिए न्यूज़ 18 पर, काले तिल के 5 उपाय, चमत्कारी उपाय किस्मत बदल देंगे। देखिए शनिदेव की पूजा और किस्मत बदलने की बात मकर संक्रांति पर की जा रही है। ऐसे ही आप और भी देखेंगे तो देखिए एक उपाय कागज़ पर लिख लो, उपाय से आसान, घर बैकुंठ बना देगा तिल। घर को बैकुंठ बनाने की बात कह रहा है ये बाबा। उसके बाद और देखिए एक और बाबा है, ये मिश्रा बाबा है, ये दावा कर रहा है कि 14 दीपक का उपाय करो, जो माँगेगा मिल जाएगा मकर संक्रांति पर, विशेष अवसर पर। ये देखिए एक और इसने अंधविश्वास यहाँ पे लोगों के दिमागों में डाला। फिर ये बाबा फिर एक बार फिर ये कह रहा है कि 19 साल बाद विशेष नक्षत्र, 14 दीपों का दान, 14 वस्तुओं का दान करें, ये सब बातें ये कहता दिखाई देता है। फिर एक और बाबा है, ये भाग्य वृद्धि के शक्तिशाली उपाय मकर संक्रांति पर। ये देखिए मकर संक्रांति इन राशियों पर क्या प्रभाव डालेगी, तो इस भौगोलिक परिवर्तन, खगोलीय परिवर्तन को इन धार्मिक पुजारियों ने, पंडे पुजारियों और ज्योतिषियों ने अपनी अंधविश्वास को फैलाने का एक माध्यम बना लिया। ठीक? और ऐसा क्यों? क्योंकि भारत के लोग बड़े पैमाने पे विज्ञान पढ़ते तो हैं, पर विज्ञान के प्रति, भूगोल के प्रति, खगोल शास्त्र के प्रति व्यावहारिक समझ नहीं रखते। ठीक? इसलिए बड़ी सहजता से इन पंडे पुजारी और इन ग्रह नक्षत्र देखने वालों से प्रभावित हो जाते हैं और उन्हें लगता है ये जो भौगोलिक परिवर्तन हो रहे हैं, खगोलीय परिवर्तन हो रहे हैं, उससे उनके जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। ये बड़ा सहज है। ऐसे बाबाओं की फौज है। सूर्य का महागोचर योग मकर संक्रांति पर इन 5 राशियों पर जबरदस्त धन लाभ होगा। ये देखिए ये अंधविश्वास फैलाने का माध्यम से बना लेते हैं। ये देखिए जन्म से ऐसे योग की तिथि, मुहूर्त, ये देखिए मकर संक्रांति पर एक और है। कितना भी कर्ज हो एक बार में ज़रूर करें ये उपाय मकर संक्रांति पर। ये देखिए कर्ज उतारने का दावा कर रहा है इस उपाय से। इस तरह की बातें हमें बार-बार देखने को मिल जाती। तमाम सारे मीडिया, अखबार भरे पड़े हैं इस तरह के दैवी दावों से कि ये जो खगोलीय परिवर्तन हो रहा है, उससे बड़े क्या बोलते हैं, लाभ हो सकते हैं या प्रभाव पड़ सकते हैं। स्त्रियाँ ज़रूर करें ये विशेष उपाय, करना मत भूल जाना, आपकी सभी समस्याएँ तुरंत हल होंगी। ये देखिए एक और दावा मकर संक्रांति पर ये बाबा करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भरा पड़ा है सोशल मीडिया मकर संक्रांति को लेकर। जनसत्ता देखिए ये बताता है कि मकर संक्रांति में सूर्य की तरह चमक सकती हैं 5 राशियों का भाग्य, आय में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी के प्रबल योग हैं। इस तरह के दैवीय दावे हमें लगातार देखने को मिल जाते हैं। ठीक? इनमें कोई कमी नहीं है। पूरा मीडिया भरा हुआ है और अगर आप पिछले 2-3 दिन से या 1 आध हफ्ते से देखें तो उन्होंने इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया है अपने धार्मिक देवी-देवताओं को लोगों के मन में स्थापित करने में, अपने अंधविश्वास को लोगों के मन में स्थापित करने में और साथ में लोगों के अंदर क्या बोलते हैं, धर्म के प्रति आस्था पैदा करने में इन्होंने इस घटना का ये जो एक एस्ट्रोनॉमिकल क्या बोलते हैं इवेंट है, इसका जम के इन्होंने क्या बोलते हैं उपयोग किया हुआ है, ठीक? और ये बेहद निराशाजनक है कि इस देश में पढ़े-लिखे लोग भी ये नहीं समझते कि ये केवल एक भौगोलिक परिवर्तन है, ये एक खगोलीय परिवर्तन है, ये एक सामान्य घटना है जो घटती रहती है और इसका किसी जादू से, टूना-टोटका से कोई संबंध नहीं है और इससे कोई भी राशि परिवर्तन, कोई भी आपके जीवन में मोटे-मोटे परिवर्तन नहीं आने वाले हैं, राइट? लेकिन फिर भी लोग अज्ञानता से वशीभूत हैं क्योंकि वो इस घटना के पीछे की वास्तविक खगोलीय स्थिति को
नहीं समझते हैं और इन चीज़ों से सहज ही प्रभावित हो जाते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया, केवल इतना नहीं किया कि आपको तमाम सारे पुण्य लाभ और ज्योतिष राशियों के लाभ दिलाने का वादा कर रहे हैं। साथ में इन्होंने कई कहानियाँ भी बना ली हैं। इन्होंने इस भौगोलिक तत्वों को, प्राकृतिक तत्वों को देवी-देवताओं की संज्ञा दे दी है और उन देवी-देवताओं के माध्यम से अपने धर्म को स्थापित करना चाहते हैं। देखिए क्या है, प्रकृति में चाँद, तारे, सूरज, ग्रह हैं और ये सब मौजूद हैं। अब अगर आपको अपने इन बड़ी बृहद आकृतियों से इंसान का प्रभावित हो जाना बड़ा स्वाभाविक भी है। तो ये बड़ा आसान है कि जब आप अपने धर्म को, उनके देवी-देवताओं को इन प्राकृतिक तत्वों की संज्ञाएँ दे दें, जो कि स्वाभाविक रूप से प्रकृति में पहले से मौजूद हैं, तो लोगों के मन में स्थायी आस्था हमेशा के लिए बनाई जा सकती है। इसलिए बेहद खतरनाक है, इसलिए इन चीज़ों का भांडाफोड़ होना भी बहुत ज़रूरी है कि ये सारी प्राकृतिक तत्व हैं, चाँद, तारे, सूरज जितने भी हैं और इनमें इनका कोई देवी-देवताओं से कोई लेना-देना नहीं है और ये जो भी प्रक्रिया हो रही है उसके संदर्भ में धर्म को बहुत कम ज्ञान है। ये मकर संक्रांति त्योहार मना रहे हैं, लेकिन इन्हें इस त्योहार के पीछे की वास्तविक खगोलीय प्रक्रिया का ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं है। केवल त्योहार मनाते हैं और उससे लोगों के मन में गलतफ़हमी पैदा करते हैं कि वेदों में विज्ञान है, हिंदू धर्म के लोगों को बहुत कुछ पता है, लेकिन असलियत में इन्हें ज़्यादा कुछ नहीं पता इस भौगोलिक प्रक्रिया के बारे में, जो कि इनके इस त्योहार के मनाने की स्थिति से समझ में आता है। अब देखिए कहानी भी बना दी। क्या कहानी देख लीजिए। तो श्रीमद् देखिए देखिए श्रीमद् भागवत और देवी पुराण के मुताबिक शनि महाराज अपने पिता से बैरभाव था क्योंकि सूर्य ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था और नाराज होकर सूर्य देवता ने संज्ञा और उसके पुत्र शनि को अलग कर दिया था। शनि और छाया ने सूर्य को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया था। अब देख लीजिए, सूर्य को इंसान मान लिया या देवता मान लिया, फिर उसे कुष्ठ रोग भी हो गया। ठीक, आगे देखिए, पिता सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफी दुखी हुए। यमराज ने सूर्यदेव के कुष्ठ रोग से मुक्ति करवाने के लिए तपस्या की, लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ा। यमराज ने अपनी सौतेली माँ और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता से को समझाया और तब सूर्य ने शनि के घर कुंभ में पहुंचे। ठीक, ये देख लीजिए, ये प्राकृतिक तत्वों को देवता बनाया, फिर उनके बारे में कहानी रच दी है। कुंभ राशि में सब कुछ जल जल गया था। उस समय शनिदेव के पास तिल के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने काले तिल से सूर्य देवता की पूजा की। शनि की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनि को आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर मकर राशि में आने पर धन धान से भर जाएगा। अब शनि देवता पे धन की कमी हो गई, तिल बचा, फिर शनि देवता ने कुष्ठ रोग दे दिया था सूर्य को। वही सूर्य अब शनि देवता को आशीर्वाद दे रहा है धन धान्य का। अब इन्हें भी धन धान्य की जरूरत है, भगवान है फिर भी इन्हें धन दान की जरूरत है। तिल के कारण ही शनि का वैभव फिर से प्राप्त हुआ, इसलिए शनि को तिल प्रिय है। अब तिल चढ़ाते हैं, देख लीजिए। अब ये पूरी कहानी है और देखिए, इसी समय से मकर संक्रमित पर तिल से सूर्य एवं शनि की पूजा का नियम होने लगा। अब दर्शकों, इस चीज को थोड़ा समझिए कि ये शब्द मकर, ये केवल आधुनिक भौगोलिक ज्ञान के ऊपर इन्होंने अपने हिंदी के शब्द चढ़ा दिए। इन्हें ना तो मकर का कोई ज्ञान था, ना तो इन्हें क्या बोलते हैं राशियों के ज्ञान होंगे, लेकिन जो भौगोलिक रेखाएं हैं उसके कोई अधिक ज्ञान इन्हें कभी नहीं थे। ठीक, और इन भौगोलिक परिवर्तनों की भी कोई सटीक जानकारियां इन्हें कभी थी नहीं। इन्होंने केवल जब अंग्रेजी की भौगोलिक चीजें, वैज्ञानिक चीजें आई, तो उन्होंने हिंदी में अपने धार्मिक तत्वों के नाम उन पर रख दिए ताकि ये गलतफहमी हो जाए कि हिंदी वालों को पहले से ही इन सब चीजों की जानकारी थी। जैसे मकर रेखा, फिर कर्क रेखा, ये सारे नाम इन्होंने ऐसे रखे ताकि ये गलतफहमी हो कि इन्हें ये बहुत पहले से ज्ञान था, जबकि वास्तव में इन्हें इन चीज़ों के ज्ञान वास्तव में थे नहीं। हाँ, इन्हें राशियों की और मौसम परिवर्तन जो कि समझ में आता है, उतना तो पता होगा, लेकिन इन्हें वास्तव में किसी भौगोलिक प्रक्रिया और भौगोलिक तत्वों का ज्ञान नहीं था, क्योंकि ये सब तो हमने बहुत बाद में पक्के तौर पर निर्मित किया और तब हमें ये परिवर्तन वगैरह समझ में आने शुरू हो गए। इनके पीछे का विज्ञान भी बहुत बाद में समझ में आना शुरू हुआ।
ठीक। आगे देखिए, फिर हमें कुछ और कहानी मिलती है मकर संक्रांति के महत्व पर। ज्योतिष धर्म की दृष्टि बताई जाती है कि श्री कृष्ण ने बताया मकर संक्रांति का महत्व। एक और कहानी है कि महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने से स्वेच्छा से शरीर का त्याग किया था। कारण उत्तरायण में देह त्यागने वाली आत्माएं तो कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती हैं, या पुनर्जन्म के चक्कर में ही उन्हें छुटकारा मिल जाता है, चक्कर से उन्हें छुटकारा मिल जाता है। दक्षिणयान में देह छोड़ने पर बहुत काल तक आत्मा को अंधकार का सामना करना पड़ता है। दर्शकों, ये जो कहानी है ये अपने आप में बड़ी अच्छी कहानी है। ये दिखाती है कि ये धर्म चलाने वाले को ये नहीं पता कि सूर्य का प्रकाश जब उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा चमकता है, ठीक, तो यहाँ आपका उत्तरायण हो रहा है, और सूर्य का प्रकाश जब दक्षिण में चमकता है तो दक्षिण में क्या बोलते हैं, उस समय अधिक रोशनी की स्थितियां रहती हैं। इन्हें ये चीज़ों की जानकारी नहीं है। इन्हें ये भी नहीं पता कि क्या बोलते हैं, जिस समय क्या बोलते हैं सूरज उत्तर में ज़्यादा चमकता रहता है गोलार्ध में, दक्षिण में उस समय उसका प्रकाश कम हो जाता है, लेकिन बाद में उल्टी स्थितियां भी हो जाती हैं। तो ये कहना कि उत्तरायण में देह त्यागना, मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक बेहद बचकानी सी स्थिति है। अगर कोई व्यक्ति सदर्न हेमिस्फीयर में रह रहा है तो वो उत्तरायण में अपनी देह कैसे त्यागेगा? ठीक है। तो ये दिखाता है कि जो कॉन्सेप्ट इन्होंने बनाए, ये जो कहानियां इन्होंने बनाई, ये जो पूरी बात बता रहा था इनके महाभारत के कृष्ण, उन्हें ये नहीं पता था कि इस धरती पर रहने वाले लोग जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, वो उत्तर हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में जब उत्तरायण होगा तो वो अपनी शरीर का त्याग कैसे करेंगे? मतलब वो क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएंगे और तब अपना शरीर त्यागेंगे, या वहीं पे त्यागेंगे तो वो तो फिर दक्षिणयान में त्यागना हो जाएगा, और जब यहाँ पे दक्षिणयान होगा तब वहां पे उत्तरायण की स्थितियां आ जाएंगी। तो इनके भगवानों को इस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि इस धरती पर दो हेमिस्फीयर में हमने धरती को बांट के रखा हुआ है, और उत्तर वाला जो हेमिस्फीयर है जब उसमें सूर्य का प्रकाश ज्यादा चमकता है, उत्तरायण होता है, तो तब दक्षिण में क्या बोलते हैं उस समय कम रोशनी मिलती है, और तब वहां पे कम सूरज चमकता है, और वहां मरे हुए लोग या मर रहे लोग वो क्या बोलते हैं वो उस समय दक्षिणयान भोग रहे होते हैं, जब उत्तरी हेमिस्फीयर के लोग उत्तरायण भोग रहे होते हैं। ठीक, इसे थोड़ा समझिए। तो एक ही समय पर इस धरती पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लोग उत्तरायण का मजा लेते हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर के लोग दक्षिणयान का मजा लेते हैं। लेकिन मरने की बात जो इनके कृष्ण कर रहे हैं वो बड़ी बचकानी है, क्योंकि धरती के आधे लोग, ग्लोब के आधे लोग जो कि दक्षिणी गोलार्ध में हैं, वो अगर उत्तर गोलार्ध के उत्तरायण के हिसाब से मरेंगे तो तब, लेकिन तब तो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणयान चल रहा होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कृष्ण को, और इसलिए उन्होंने जो कॉन्सेप्ट बनाया केवल भारत और यहाँ रहने वाले लोगों के हिसाब से कॉन्सेप्ट बना दिया। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल इन एप्लीकेशन नहीं है। कृष्ण को शायद इस बात का समझ नहीं थी कि वो जो बात कह रहे हैं वो पूरी धरती पर मौजूद लोगों पर लागू नहीं हो सकती, क्योंकि नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले लोग जब उत्तरायण में रहेंगे तब सदर्न हेमिस्फीयर के लोग दक्षिणायन में हो जाएंगे। एक ही समय पर जो लोग मरेंगे वो दो अलग अलग स्थितियों को कैसे भोग सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, और धरती पर एक साथ दोनों स्थितियां कभी होती नहीं, उत्तर और दक्षिणयान एक से होते भी नहीं। तो ये पूरी कहानी दिखाती है कि धर्म चलाने वाले लोगों को बेहद कम ज्ञान था भौगोलिक घटनाओं का, धरती का भी कम ज्ञान था, उन्हें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में हो रहे परिवर्तनों का भी कम ज्ञान था। स्पेशली इनके भगवान कृष्ण को तो बहुत कम ज्ञान है, तभी इस तरह का बचकाना कॉन्सेप्ट बना रहे हैं कि उत्तरयान यानी सूरज जब उत्तर में चमकने लगेगा तब देह त्यागोगे तो देवलोक में जाओगे। इस पूरे कॉन्सेप्ट में सबसे बचकानी बात यह है कि उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में दक्षिणयान चल रहा होगा, और उसी समय जब लोग मरेंगे तो वो बेचारे दक्षिणयान में मर जाएंगे, तो वो देह देह त्याग कर तो देवलोक जा ही नहीं पाएंगे। तो एक ही समय पर दो अलग अलग स्थितियां धरती पर रहती हैं, इसलिए कोई एक कॉन्सेप्ट धरती के सारे लोगों पर तो लागू हो नहीं सकता। तो ये क्या था, मतलब साउथ सदर्न हेमिस्फीयर वालों के लिए अलग कॉन्सेप्ट देना चाहिए था ना इन्हें।
पर इन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। टोटली आप इस पूरे घटनाक्रम को अगर समझें तो आपको समझ में आएगा कृष्ण वो व्यक्ति हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में उत्तरयान और दक्षिणयान की स्थितियां अलग अलग होती हैं। इसलिए आप इस तरह का कोई यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते, या फिर ये बोलिए कि केवल इंडिया में मरने वाले लोग या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मरने वाले लोग जब उत्तरायण में मरेंगे तो वो देवलोक जाएंगे। तो फिर सदर्न हेमिस्फीयर के लोगों का क्या होगा, क्योंकि वहां तो उस समय दक्षिणयान चल रहा होगा। तो वो कॉन्सेप्ट कहां पर है? तो समस्या ये है कि धर्म बनाने वाले, चलाने वाले और इनके भगवानों को बेसिक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, और इसीलिए इस तरह की बातों को लेकर ये बात कर रहे हैं। असलियत यह है कि इस समय धरती पर अगर नॉर्थ में हम रह रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हैं, सूरज का प्रकाश अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा चमकना शुरू होगा, यहाँ उत्तरयान हो रहा है, यहाँ मरने वाले लोग अगर देवलोक में जा रहे हैं, तो एट द सेम मोमेंट सदर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा है? दक्षिणयान चल रहा है। वहां सूर्य का प्रकाश कम चमक रहा है, ठीक। वहाँ क्या बोलते हैं, अपनी तरफ अब क्या बोलते हैं, यहाँ के बाद गर्मी के मौसम आएंगे, वहां इस तरफ सर्दी के मौसम आने शुरू होंगे। तो एट द मोमेंट इसी समय पे वहां पे लोग मरेंगे, तो वह कहाँ जाएंगे? वो दक्षिणयान के हिसाब से उन्हें नर्क में जाना चाहिए। तो ये भी बड़ा अजीब है कि एक ही समय पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मरे लोग स्वर्ग, उत्तर में देवलोक, और दक्षिण में मरे लोग नर्क में जाने वाले हैं क्या? और अगर ऐसा है तो उनका गलती क्या है इसमें? ठीक, वो तो धरती की संरचना ही ऐसी बनी हुई है। तो कुल मिलाकर ये है कि भगवानों को कोई क्लैरिटी नहीं है किसी चीज को लेके, और ये जो बात महाभारत के हवाले से कर रहे हैं कि भीष्म पितामह मरे, वो मरने से रुक गए, उन्होंने कहा उत्तरयान हो जान दो, सूरज उत्तर में चमकने लगे तो हम अपनी प्राण त्यागेंगे क्योंकि देवलोक में जाएंगे। असलियत में ये पूरा कॉन्सेप्ट फ्लफुल है। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है, ये पूरी धरती के सभी लोगों पे एक साथ लागू नहीं हो सकता। और ये भी दिखाता है कि कृष्ण को कम जानकारियां हैं इस धरती पर की ज्योग्राफी के बारे में भी और यहाँ रह रहे लोगों के बारे में, ठीक। इसलिए वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना रहे हैं जो सदर्न हेमिस्फीयर के लोगों पर तो लागू एट द सेम टाइम हो ही नहीं सकता। देखिए क्या बात है। तो आगे लिख रहे हैं कि पुनर्जन्म के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है, ठीक। दक्षिणयान में देह छोड़ने पर बहुत काल तक आत्मा को अंधकार का सामना करना पड़ता है। अब ये यही बात बड़ी अजीब है, ये कृष्ण के हवाले से बात की जा रही है। और परेशानी है कि धरती पर एट द सेम मोमेंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरायण होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में दक्षिणायन होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में उत्तरायण होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दक्षिणायन होता है। धरती पर एक साथ ना तो उत्तरायण पूरा होता है ना दक्षिणायन पूरा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप धरती पर लगाओगे कैसे? या तो इसमें एक्सेप्शन देते कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले लोग और सदर्न हेमिस्फीयर वालों के लिए अलग अलग नियम है और उनके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ये भी बड़ा अजीब है। पर लोग तो एट द सेम मोमेंट नॉर्थ में भी मर रहे हैं और साउथ में भी मर रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग क्षेत्रों में भेजे जा रहे हैं। कोई देवलोक में जा रहा है और सदर्न हेमिस्फीयर में मरे लोग इस समय नर्क लोक में जाएंगे या जहां भी जाएंगे। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है? समझ से परे कॉन्सेप्ट है। भगवान को ज्यादा जानकारी नहीं है। कुल मिलाकर यह है कि भगवान को बेसिक अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता, और सूरज प्रकाश और उत्तर दक्षिण के बारे में कुछ ज्यादा जानकारियां उन्हें नहीं है। इनफैक्ट उत्तरायण को लेकर भी उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है, नहीं तो वैसी बातें वो नहीं कर रहे होते। आगे देखिए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण के महत्व को बताते हुए गीता में कहा कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाश में रहती है तो इस प्रकाश में शरीर का त्याग करने से व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं होता है। ऐसे में लोग ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत सूर्य दक्षिणायन होने पर पृथ्वी अंधकार में हो जाती है और इस अंधकार में शरीर का त्याग कर पुनः जन्म लेना पड़ता है। तो अब ये बात बड़ी अजीब है, बड़ी मिसकॉन्सेप्शुअल। और क्यों है मैंने खुद बता दिया आपको, अभी ऊपर बताया। और इससे पता चल रहा है कि कृष्ण को नहीं पता कि एट द सेम टाइम धरती पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर में वाइस वर्सा सिचुएशन होती है। अगर नॉर्थ में उत्तरायण है तो साउथ में दक्षिणायन होता है, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट को जो कृष्ण बता रहे हैं ये बड़ा कमजोर है, ज्योग्राफिकली कमजोर है। इसे पूरा किया जाना चाहिए था। उन्हें इसमें 2-4 लाइनें और जोड़नी चाहिए थी कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरायण में लोग मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, या
देवलोक में जाएंगे, जहां भी जाएंगे, और उसी समय साउथ में जो लोग मरेंगे वो दक्षिणयान हो रहा होगा वहां, तो वो कहीं और जाएंगे, और उनका जब रोटेशन में पीरियड आएगा तब वो कहीं और जाएंगे। फ्लॉफुल है, मतलब कृष्ण को बेसिक फंडामेंटल क्लैरिटी नहीं है। वो कॉन्सेप्ट तो बना रहे हैं, लेकिन वो केवल भारत में रह रहे लोगों के मौसम परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, और उन्हें ये नहीं पता कि एट द सेम टाइम सदर्न हेमिस्फीयर में कुछ अलग स्थितियां चल रही हैं। अगर इस कृष्ण के इस कॉन्सेप्ट को मानकर अगर हमारा कोई भाई जो इस समय सदर्न हेमिस्फीयर में रह रहा होगा वो बेचारा मर जाए, तो वो तो नर्क में चला जाएगा, उसे तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। जबकि साउथ में रह आकर वो मरेगा तो वो स्वर्ग नर्क के चक्कर से, नॉर्थ में आकर मर लेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो वो पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। तो केवल एक स्थिति बदलनी है। और जो इक्वेटर पर रहेंगे उनका क्या होगा, ना वो नॉर्थ में है ना साउथ में है, तो वो कहाँ जाएंगे? इसको लेके कृष्ण ने कोई ज्यादा जानकारियां हमें नहीं दी हुई है। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ये सारी बचकानी बातें कितनी फ्लॉफुल हैं। ये दिखाता है कि कृष्ण को बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं पता। वो ये जो बातें कर रहे हैं, इन बातों का कोई मूल नहीं है। एट द सेम टाइम इस धरती पर अलग अलग हेमिस्फीयर में उत्तरयान और दक्षिणयान वाइस वर्सा की स्थिति में रहते हैं, और इक्वेटर पर न उत्तरयान न दक्षिणयान कुछ भी नहीं रहता। वहां तो हमेशा एक एक सा प्रकाशमान स्थितियां बनी रहेंगी। तो फिर वहां क्या करोगे आप? ठीक। तो इन्हें कोई कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है, इन्हें इस धरती की क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूडनल नॉलेज भी नहीं है। ठीक। और कैसे मौसम परिवर्तन होते हैं, उत्तर दक्षिण होते हैं, वो भी इन्हें नहीं पता। इनफैक्ट इन्हें ये भी नहीं पता कि इस धरती पर कोई सदर्न हेमिस्फीयर भी है। ये जो कॉन्सेप्ट बना रहे हैं कृष्ण, उसे देखकर तो लगता है कि इन्हें नहीं पता कि इस धरती पर सदर्न हेमिस्फीयर भी होता है, इक्वेटर भी होता है, और भारत की स्थिति नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इन्हें नहीं पता। ये केवल अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की पोजीशन के हिसाब से कुछ कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट बड़ी बचकाने हैं, जो दिखाते हैं कि इन्हें ज्यादा कुछ पता वता नहीं है। एटलीस्ट कृष्ण को तो नहीं पता पूरी धरती के आकार के बारे में, नहीं तो वो ऐसी कमजोर बात क्यों कर रहे होते। ठीक। ये चीज अभी मैं आपको नीचे समझाता हूं, जो नॉर्दर्न सदर्न हेमिस्फीयर की मैं बात कर रहा हूं। नीचे इस फंडामेंटल को हम समझेंगे तब और आपको क्लैरिटी होगी, अगर आपको ये नहीं पता है तो। ठीक। फिर देखिए, एक और कहानी है मकर संक्रांति से संबंधित, गंगा सागर की, और इसमें भी इसी तरह की कुछ बातें दिखती हैं कि कपिल, देखिए, कपिल मुनि जो थे ये अहंकार को दोष मानते थे, विनय को श्रेष्ठ मानते थे। एक कथा के अनुसार राजा सगर थे, उनके 60,000 पुत्र थे। उन्होंने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए, और उन्होंने अपने साम्राज्य की शक्ति के अहंकार में कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया। इससे अपमानित होकर कपिल मुनि ने सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया, और साम्राज्य की शक्ति पर ज्ञान के महत्व को स्थापित कर दिया। ठीक। जब राजा सगर के वंशज भगीरथ ने आकर क्षमा मांगी, तो कपिल मुनि ने शांतिपूर्ण तपस्या साधना का मार्ग बताया, और भागीरथ की तपस्या सफल हुई और गंगा सागर तक आई। ठीक है। सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिला। ये कथा जिसमें मोक्ष का ये संदेश बताया गया। तो गंगा सागर में लोग नहाने जाते हैं, बताते हैं कि इन्होंने तपस्या की और उससे गंगा भागीरथ ने और नीचे आई। अब ये भी अजीब स्थिति है, ये बड़ी क्या बोलते हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट में आप देखिए गंगा कैसे वहां से निकलती है, दो धाराओं के रूप में उत्पन्न होती है, बाद में संयुक्त धारा बनती है, तब उसे गंगा कहते हैं। गंगा कोई एक संयुक्त धारा के रूप में कभी नहीं उत्पन्न होती। तो ये इस तरह की बातें कथाओं के साथ जोड़ दी गई हैं। कुल मिलाकर देवीता देने की कोशिश यहाँ पे की गई है। इस पूरे घटनाक्रम को दैवी घटनाक्रम बताने की कोशिश की गई। ठीक। इसके अलावा कुछ और कहानियां भी हैं। मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने मधु कैटअप के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। अब इसका मकर संक्रांति से क्या लेना देना पता नहीं। उन्होंने मधु के कंधे पर मंदार पर्वत रख के उसे दबा दिया था, इसलिए इसी दिन भगवान विष्णु मधुसूदन कहलाए हुए थे। देखिए, गंगा को धरती पर लाने वाले महाराज भागीरथ वाली कहानी भी बताई दी मैंने आपको। ये कहानी भी चल रही है। माँ दुर्गा ने दानव महिषासुर का वध करने के लिए इसी दिन धरती पर कदम रखा हुआ था, देख लीजिए। ठीक। तो ये पूरी स्थिति हमारे सामने नजर आती है, और इस तरह का धार्मिक अंधविश्वास पूरे देश में एक खगोलीय घटना को लेकर इन्होंने बना दिया है। और ये खगोलीय घटना भी कोई स्थायी नहीं है, समय समय पर बदलती रहती है। हमें ये बताया गया कि भाई 1,000 साल पहले 1 जनवरी को मनाई जाती थी मकर संक्रांति,
और हर 72 साल में इसकी तारीख एक दिन बढ़ जाती है। अब ये भी ध्यान रखिए, मतलब भगवान के कामों की तारीखें भी बढ़ जाया करती हैं, उन्हें ये भी नहीं पता, ठीक। और 2077 में आखिरी बार पड़ेगी 14 जनवरी को मकर संक्रांति। ये सब भी हमें यहाँ पे जानकारी बताई जा रही है। फिर पता चलता है 1000 साल पहले मकर संक्रांति 1 जनवरी को मनाई जाती थी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पहली बार 1902 में मनाई गई। अब देख लीजिए 1902 से मकर संक्रांति बन रही है। उससे 1000 साल पहले ने जनवरी का ज्ञान था, ये तो खैर मुश्किल बात है, ठीक। उसके बाद 18वीं सदी में 12 और 13 जनवरी को भी मनाई गई और 1964 में मकर संक्रांति पहली बार 15 जनवरी को मनाई गई। तो कुल मिला के नया-नया त्योहार है, नई-नई चीज़ें हैं, कोई बहुत हज़ारों साल पुरानी स्थिति है। लगता नहीं इन्हें इतना पुरानी जानकारी भी थी और पॉसिबल भी नहीं है। ग्रह, नक्षत्र इसकी जानकारियाँ जब तक होंगी, तब तक काफ़ी लेट हो जाएगा, ठीक? ये भी है। फिर मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण गति प्रारंभ हो जाती है। ये भी ये कह रहे हैं अब सूर्य की उत्तरायण गति मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होती है। ये भी अपने आप में एक झूठ बात है। सूर्य की उत्तरायण गति मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ नहीं होती, इससे बहुत पहले हो जाती है। इन्हें एग्जैक्ट तारीख और डेट भी नहीं पता है, ठीक। ये देख लीजिए, इस पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं, लेकिन मकर संक्रांति मनाई जाती है और ये क्यों कम लोग ही इसे जानते हैं, ठीक। तो ये भी बात है कि मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का फंडामेंटल क्या है, इसे थोड़ा हम समझते हैं। और इसका कोई देवी देवताओं से, ग्रह नक्षत्र राशियों से कुछ भी लेना देना नहीं। ये केवल एक खगोलीय घटना है और ये एक निश्चित प्रक्रिया के तहत घटती रहती है। और उस निश्चित प्रक्रिया को थोड़ा-सा हम समझते हैं ताकि वो सारे हमारे दर्शक जिन्होंने स्कूल, कॉलेजों में इन चीज़ों को पढ़ा नहीं या गए नहीं, वो इसे समझें और ताकि अंधविश्वास से बाहर निकलने में थोड़ी मदद मिले। और वो सारे दर्शक भी जिन्होंने कभी आधी-अधूरी चीज़ें पढ़ी, जिन्हें स्कूल, कॉलेज में कभी सही से चीज़ें नहीं पढ़ाई गई, वो भी इस चीज़ को थोड़ा समझें कि ये केवल एक खगोलीय घटना है और इसके पीछे की एक निश्चित फिनोमिना है, जिसे हम समझते हैं। और इसका किसी देवी-देवता से, किसी ग्रह नक्षत्र राशि से, शुभ-अशुभ से कोई लेना-देना नहीं है। ये प्रक्रिया है, ठीक? और ये प्रक्रिया चल रही है। क्या स्थिति है तो थोड़ा समझिए इसको, ठीक? चलिए हम थोड़ा-सा देख लेते हैं, थोड़ा-सा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा-सा आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, क्या है पूरा मामला। तो देखिए ये हम इंसानों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि ये जो धरती है, जिसे हम गोल भी कहते हैं, गोल तो नहीं है, ऑब्लाइट इसका शेप है, ठीक? और यहाँ हम दिशाएँ कैसे तय करें? गोल धरती है, अब ये कृष्ण जी को ये भी नहीं पता था कि धरती को गोल बनाएँगे तो लोगों को दिशा कैसे तय करेंगे? तो प्राकृतिक रूप से तो कहीं कोई दिशाएँ हैं नहीं, ना प्राकृतिक रूप से कहीं कोई समय है। दोनों हमने बनाए हैं और परिप्रेक्ष्यात्मक गणितीय कहते हैं गणनाएँ करके अपनी सुविधा के लिए इनका निर्धारण कर लिया, ठीक? इसलिए कोई बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी गणितीय कॉन्सेप्ट हमने बना लिए ताकि हमें चीज़ों की, स्थानों की लोकेशन ज्ञात करने में और समय की गणना करने में थोड़ी मदद हो। तो धरती गोल है और उस पर दिशाएँ कैसे निर्धारित करें, इसके लिए इंसान लंबे समय तक सोचता रहा और धीरे-धीरे ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो गए। जब ब्रिटिश एजेस थी, अंग्रेज बहुत ताकतवर थे, तब ये फाइनल कॉन्सेप्ट बनते हुए चले गए और फिर ये तय किया गया कि भाई धरती पर दिशाएँ, लोकेशन सही से कैसे पता की जाएँ, तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम तय कर लिए जाएँ और ये इंसानों ने तय किए, ये कहीं पे होते नहीं। तो दिशाओं की भी पूजा-पाठ करना बेवकूफ़ी है, असलियत में दिशाएँ नहीं होती। ये इंसानों ने लोकेशन गेज करने के लिए गणितीय गणनाएँ करके अपनी सुविधा के लिए दिशाएँ बना ली हैं। इसे थोड़ा समझ लीजिए, ये भी नहीं होती वास्तव में, प्राकृतिक रूप से कोई दिशाएँ नहीं होती, ठीक? तो अब क्या स्थिति है देखिए, तो दिशाएँ ज्ञात करनी थी और दिशाएँ कैसे ज्ञात करेंगे आप? तो या तो आप आगे जाएँगे, पीछे जाएँगे, ऊपर जाएँगे या नीचे जाएँगे। ये मोटा-मोटा चीज़ है। अब यही धरती तो गोल है, इस पे कैसे करोगे? तो हमने क्या किया, हमने कहा चलिए एक काम करते हैं, इस गोल धरती को कुछ खड़ी रेखाओं में बाँट देते हैं, ठीक? इसे हमने लॉन्गिट्यूड कह दिया, देशांतर रेखाएँ कह दी और इस खड़ी रेखा को, पूरी धरती को हमने क्या किया, ये बीच में से, क्योंकि इंग्लैंड उस समय से ताकतवर देश था, तो उसके गाँव, ग्रीनविच गाँव से हमने इसे बीच रेखा को लिया और यहाँ से यहाँ तक, नीचे तक बाँट दिया। यहाँ से इस तरफ की दुनिया ईस्ट कहलाई, इस तरफ की दुनिया वेस्ट कहलाई और इसे हमने क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूड में बाँटा और नॉर्थ देखिए लॉन्गिट्यूड में बाँटा और इसे हमने क्या किया, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है इससे इस तरफ 180 डिग्री और इसके इस तरफ भी
180 डिग्री, डिग्रीज में बांट दिया। ठीक, और ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें समय की भी तो गणना करनी है, और ये लॉन्गिट्यूड दे आर हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग द टाइम, या समय बनाने में मदद करते हैं। असलियत में समय तो कुछ होता नहीं, समय एक परिप्रेक्ष्यात्मक इकाई है। सूर्य के चारों तरफ धरती चक्कर लगाती है, उसे हम साल मान लेते हैं। धरती अपनी धुरी पर घूमती है, उसे हम दिन मान लेते हैं। ठीक, और इसे ही कैलकुलेट करने के लिए हमने एक परिप्रेक्ष्यात्मक कुछ इकाइयां बना ली हैं। और ये लंबी जो रेखाएं हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ये समय की गणना में हमें मदद करती हैं। ठीक, इन्हें बड़ी तकनीकी रूप से हमने बनाया हुआ है। तो ये इस तरह से हमें धरती पर हमारे सामने एक समस्या सुलझी कि ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इससे इस तरफ 180 डिग्री हुई वो ईस्ट, और इससे इस तरफ 180 डिग्री वेस्ट के रूप में गिनी जाएंगी। 0 डिग्री और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये साझा रेखा है, यही पीछे जाकर ईस्ट वेस्ट के रूप में काउंट की जाती है। एक ही रेखा है, जो सामने से आती है तो 0, पीछे से जाती है तो वेस्ट और ईस्ट के रूप में काउंट की जाती है। ठीक, तो ऐसे कर कर टोटल 360 डिग्री तक हम देख लेते हैं। हालांकि एग्जैक्ट 360 डिग्री नहीं है, उसमें कम भी है कुछ, क्योंकि हम कुछ साझा रेखाएं भी गिन रहे हैं। तो ये ईस्ट वेस्ट की समस्या हमारी सुलझ गई, और ये हमने खुद बनाई, ये डिग्रीज हमने खुद बनाई हुई है। और इस पर भी ये ध्यान रखिए कि ये बड़ी टेक्निकल तरीके से बनाई गई है, क्योंकि धरती के जो पोल हैं, ध्रुव हैं, ये चपटे हैं। ठीक, इसलिए सारी रेखाएं धरती के पोल्स पर जाकर मिल जाती हैं, और सूरज का प्रकाश धरती के पोल्स के ऊपर से निकल जाता है। इसलिए पोल्स पर दिन और रात के रोज के अंतर नहीं होते, वहां 6-6 महीने के दिन और रात होते हैं, और ये सारी रेखाएं भी वहां जाकर मिल जाती हैं। इसलिए जब हम समय की गणना करते हैं इन लॉन्गिट्यूड से, तो हमें पता चलता है कि पोल्स पर ना तो दिन और रात के दैनिक अंतर नहीं होते, और दैनिक समय का मान भी वहां पे नहीं हो रहा है। चलिए, तो हमारे सामने ईस्ट वेस्ट की समस्या सुलझी। फिर नॉर्थ साउथ कैसे बनाना था, तो हमने क्या किया, दो और काल्पनिक रेखाएं निर्धारित की और धरती को बीच में से बांट दिया। इसे हमने इक्वेटर कह दिया, भूमध्य रेखा कह दिया। इसके ऊपर की दुनिया को नॉर्थ मान लिया, नीचे की दुनिया को साउथ मान लिया। दर्शकों, इसमें थोड़ा सा कैच है, थोड़ा ध्यान रखिए। जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ है, वो ये हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ होते हैं, वो वाइस वर्सा, अपोजिट होते हैं। ठीक, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ हमने इस तरह से बना लिए, तो हमारे सामने दो समस्या सुलझ गई। पहली समस्या ईस्ट वेस्ट, 0 डिग्री खड़ी रेखा, उससे इस तरफ 180 डिग्री ईस्ट और इसके इस तरफ 180 डिग्री वेस्ट। भारत यहाँ पर कहीं लाई करता है, क्या बोलते हैं, ईस्ट में 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो भारत की बीच की रेखा मानी जाती है, वहां की स्टैंड करता है। ठीक, और नॉर्थ के लिए हमने आधा ऊपर का हिस्सा नॉर्थ, नीचे का हिस्सा साउथ मान लिया, और 0 डिग्री से ले लिया, और नॉर्थ में 90 डिग्री की देशांतर अक्षांश रेखाएं बना ली, क्या बोलते हैं, और नीचे भी साउथ में 90 डिग्री तक रेखाएं बना ली। ठीक, ये देखिए, ये और बेटर रहेगा, देखिए। ठीक, ये देखिए, अब क्या हुआ कि ये रेखाओं का निर्धारण कर लिया। अब इन रेखाओं के निर्धारण के साथ हमारे सामने देखिए ये बना ली, इक्वेटर है, ऊपर की तरफ पोल्स तक 90 डिग्री पहुंच जाते हैं, नीचे की तरफ जाएंगे तो भी वहां पे पोल्स तक 90 डिग्री तक रेखाएं बना ली हैं। अब क्या हुआ कि भाई ये तो हमने रेखाएं बना ली, अब ये जो लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, ये जो क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, ये इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं जो कि सूरज के प्रकाश को क्या बोलते हैं, से निर्धारित होती हैं, वो काफी महत्वपूर्ण रहती हैं। जैसे सूरज इस तरफ चमक रहा है, इक्वेटर पर सूरज का प्रकाश साल भर बराबर पड़ता रहता है। ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा है, और मकर रेखा है, इसके ऊपर जाने पर सूरज का प्रकाश तिरछा पड़ता है, और ध्रुवों पर सूरज का प्रकाश ऊपर से निकल जाता है। इसलिए वहां रोज के दिन रात नहीं होते, वहां 6-6 महीने के दिन और रात हुआ करते हैं। ठीक, तो ये इस तरह से क्या बोलते हैं, रेखाएं हैं जो सूरज के प्रकाश की स्थितियों को दर्शाती रहती हैं। इससे हमें सूरज के प्रकाश की स्थितियां पता चलती रहती है। तो ये भी रेखाएं हैं, ये देख ली, ये देखिए। अब एक और स्थिति है इसमें कि ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है नीचे की तरफ, उसके बाद ऊपर की तरफ देखिए ये क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन है, फिर पोलर जोन आ जाता है, फ्रिजिड जोन। ये सूरज के प्रकाश से ये सब चीजें तय होती चली जा रही। ठीक, अब देखिए एक और इसमें कंडीशन ये है कि जो धरती है वो 23.5 डिग्री के झुकाव के साथ सूरज का चक्कर लगाती रहती है। इसे भी थोड़ा ध्यान रखिए कि धरती का
झुकाव 23.5 डिग्री का है और उस झुकाव के साथ सूरज का चक्कर लगाती है। और इससे होता क्या है कि साल भर सूरज का प्रकाश 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में शिफ्ट होता रहता है, ठीक। और इसी से धरती पर मौसम परिवर्तन की घटना घटती रहती है। इसमें कोई देवता नहीं है, कोई भगवान नहीं है। ये बड़ा सिंपल सा एस्ट्रोनॉमी का, जैसे कहते हैं खगोलीय घटनाक्रम है जो साल भर यहाँ पे घटता रहता है। उसे थोड़ा समझ लीजिए, शॉर्ट में मैं इसे आपके सामने रखता हूँ। तो ये घटनाक्रम है। तो ये तो उत्तर दक्षिण के पता चला, नॉर्थ साउथ के भी हमने स्थितियां निर्धारित कर ली। अब क्या हो रहा है कि जो हमारी पृथ्वी है ये सूरज का चक्कर लगाती है, 365 दिन के करीब लगते हैं, एग्जैक्ट 365 दिन, 6 घंटे 9 सेकंड नासा के हिसाब से। और भारत की जो किताबें हैं वो पढ़ाती हैं 365 दिन 5 घंटे 59 मिनट्स और 16 सेकंड। थोड़े से अंतर हैं दोनों के उसमें। तो कुल मिलाकर 365 दिन के करीब लगते हैं धरती को सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में, ठीक। साथ में धरती अपनी धुरी पर भी घूमती रहती है और ये जो इसमें 23.5 डिग्री 23.5 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड लगते हैं। ये भी चलता रहता है। और ये जो रोटेशन है ये वेस्ट से ईस्ट की ओर होता है, ये भी बता देता हूँ, ठीक। इसे थोड़ा ध्यान रखिए। ये जो रोटेशन चल रहा है, ये देखिए, ये एरो आपको बताएगा कि वास्तव में वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेशन हो रहा है धरती का, और सूरज का चक्कर भी वेस्ट से ईस्ट की ओर ही धरती लगाती जा रही है। आगे हम डायग्राम में से थोड़ा सा समझेंगे, ठीक। ये दोनों चल रहे हैं। उसके बाद देखिए, ये ऐसे सूरज का चक्कर धरती लगाती रहती है, अपने झुकाव के साथ लगाती रहती है। ये देखिए, धरती 23.5 डिग्री के झुकाव झुकी हुई है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है, अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। इस झुकाव के साथ ही धरती सूरज का चक्कर लगाती है। और उससे होता यह है कि साल में कुछ समय ऐसे आते हैं जब सूरज का प्रकाश ज्यादा इक्वेटर पर चमकता है, और तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों हेमिस्फीयर को बराबर बराबर सूरज का प्रकाश मिलता है। इन दिनों धरती पर दिन और रात बराबर बराबर दोनों हेमिस्फीयर में होते हैं। साल के कुछ समय धरती गोल घूमकर वो स्थिति बनाती है जब सूरज का प्रकाश नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ज्यादा चमकता है, और तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी के दिन और सदर्न हेमिस्फीयर में उस समय सर्दी के दिन होते हैं, ठीक। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन सबसे बड़ा और सदर्न हेमिस्फीयर में दिन सबसे छोटा होता है। इसके बाद धरती घूमते घूमते फिर उल्टी स्थिति बनाती है, और तब क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर जो सूर्य के टेढ़े होने के कारण उस पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा चमकेगा, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उस समय थोड़ा दूर हो जाएगा। उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ठंड होगी, जो कि अभी चल रही थी, दिन बड़े होते थे और रातें छोटी हो रही हैं। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में सूरज का प्रकाश ज्यादा चमक रहा है, तो वहां पे दिन क्या बोलते हैं, सॉरी, सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा सूरज का प्रकाश चमक रहा है, तो यहाँ दिन बड़े और रातें छोटी हो रही हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटे और रातें बड़ी हो रही हैं। बस ये कॉन्सेप्ट चलता रहता है। और सूरज का प्रकाश साल भर शिफ्ट होता रहता है 23.5 डिग्री के बीच में, क्योंकि झुकाव भी 23.5 डिग्री का है। इसलिए सूरज का प्रकाश इस झुकाव के कारण धरती गोल घूमती है, तो 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच ये जो सनलाइट है ये साल भर शिफ्ट होती रहती है, ये रुकती नहीं है। और इससे क्या होता है, 3 तरह की कंडीशंस, बेसिकली 4 तरह की कंडीशंस मौसम की बनती रहती, ठीक। इसे ही हम थोड़ा सा देखेंगे। ये देखिए, ये टिल्ट एक्सिस ऑफ अर्थ है, और ये एक्सिस जो है 23.5 डिग्री का झुकाव जो है, ये ऐसा सीधा होना चाहिए पर है नहीं है, ये इस तरफ झुकाव है। और ये झुकाव नॉर्थ नॉर्थ में एक ध्रुव तारे की तरफ है, और साउथ में देखिए, साउथ एक तारा है उसकी तरफ है। और ये ध्रुव तारा भी बदलता रहता है, 1800 करीब साल में धरती का धुरी पर घूमने के कारण कुछ एक्सेस उसका चेंज हो जाता है, और ये करीब 1800 साल में ये ध्रुव तारे का जो बात है ये भी स्थिर नहीं है, ये भी चेंज हो जाता है, मतलब दूसरे तारे की तरफ पॉइंट हो जाता है। तो हम जो आज ध्रुव तारा देख रहे हैं, 1800 साल बाद धरती का जो एक्सेस है वो थोड़ा सा और दूसरे तारे की तरफ पॉइंट करने लगेगा, तब हम उसे ध्रुव तारा मानने लग जाएंगे, ठीक। ऐसे ये भी चेंज होता रहता है। अब देखिए हो क्या रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री के झुकाव के साथ क्या बोलते हैं, घूमती रहती, ठीक है। और इसी परिक्रमा से धरती का क्या होता है, कभी पृथ्वी का कोई सा भाग सूरज का प्रकाश ज्यादा मिलता है, कभी किसी भाग को सूरज का प्रकाश ज्यादा मिलता रहता है। ये देख लीजिए, ये 23.5 डिग्री का एक्सिस है, और इस वजह से क्या होगा, जब इस झुकाव के साथ धरती घूमेगी तो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, कभी ये ज्यादा रोशनी लेगा 23.5 डिग्री
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में सूरज का प्रकाश साल भर शिफ्ट होता रहेगा। बड़ा सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। देखिए ये ज्यादा बेटर चित्र है जिसमें दिखाया जा रहा है कि इस तरह से झुकाव के साथ धरती सूरज का चक्कर लगा रही है। अब ये वाली जो पोजीशन है, अगर इस पोजीशन को हम देखें तो ये अगर हम सूरज को यहाँ पे मान लें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा प्रकाश मिलेगा, घूमकर धरती वापस आएगी और सूरज जब इस तरफ की स्थिति में होगा तो यह सदर्न हेमिस्फीयर को ज्यादा प्रकाश मिलेगा। यही पोजीशन निरंतर चेंज होती रहती है और ये 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच ये जो शिफ्टिंग है इस झुकाव की वजह से सूरज के प्रकाश की ये साल भर चलती रहती है और इसी से धरती पर मौसम परिवर्तन हो रहे हैं। अभी जो हम बात कह रहे हैं कि सूरज उत्तरायण हो गया, ठीक, सूरज कहीं नहीं गया, सो वहीं पे है। ये धर्म वालों को नहीं पता कि सूरज कहीं उत्तरायण नहीं होता। अब धरती की लोकेशन चेंज हो रही है और वो ऐसी स्थिति बनने वाली है जब सूरज का प्रकाश क्या हो रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर से शिफ्ट होके अब कहाँ जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ आएगा। इसका मतलब अब हमारे यहाँ ठंडी के मौसम जाएंगे, गर्मियों के मौसम आएंगे और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब ठंडी का मौसम आएगा, ठीक, और गर्मियों का मौसम जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये एक पोजीशन है जो आप समझ सकते हैं कि जब धरती इस पोजीशन पे होगी अपने झुकाव के साथ, सूरज ये है तो ये वाला हिस्सा पास में है, ठीक, ये देखिए, और ये हिस्सा थोड़ा सा दूर दिखाई दे रहा है। बस यही चेंज यहाँ पे होते हुए दिखाई देते रहते हैं। ये देखिए ये ज्यादा बेटर डायग्राम है जो आपको ज्यादा अच्छी स्थिति दिखाएगा। ये सूरज है और इसका प्रकाश अगर ये देखिए झुकाव के साथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इस समय पास में दिख रहा है, ठीक, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक अधिकतम रोशनी पड़ेगी, सदर्न हेमिस्फीयर दूर चला जाएगा और जब ये वाली पोजीशन होगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी रहेगी और सदर्न हेमिस्फीयर में उस समय सर्दी रहेगी, ठीक, यही रोटेशन साथ में चलता रहेगा। देखिए तो अब कंडीशन क्या बनती है, देखिए तो बात यह है कि धरती 23.5 डिग्री के अक्षीय झुकाव के साथ सूरज का चक्कर लगा रही है और वर्ष के उस समय जब सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर अधिक प्रकाशमान होता है तो इसे विषुव कहते हैं। बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। धरती सूरज का चक्कर लगाती है, 23.5 डिग्री के एक्सिस पर झुकी हुई है, इसलिए सूरज का प्रकाश 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच साल भर शिफ्ट होता रहता है। बस इतनी सी बात। और साल के उस समय जब सूरज का प्रकाश इक्वेटर पर ज्यादा चमकता है तो उसे हम विषुव या इक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक भाई। 23.5 डिग्री कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में जब शिफ्ट होगा साल में 2 बार वो इक्वेटर पे आएगा, ठीक, तो जब इक्वेटर पे ज्यादा चमकता है तो उसे हम विषुव कहते हैं और ये स्थिति कब होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है, ठीक, और इसे उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को बसंत विषुव या वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं और 23 सितंबर को शरद विषुव या ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर इन दिनों 12-12 घंटे के दिन और रात होते हैं। तो ये देखिए इक्विनॉक्स की स्थिति है, 4 पोजीशन धरती बना रही है और ये वाली जो पोजीशन है जिसमें सूरज का प्रकाश धरती पर बराबर बराबर इक्वेटर पे चमक रहा है, 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स और 23 मार्च को 20 और 21 मार्च के बीच में वर्नल इक्विनॉक्स की स्थिति बनती रहती है। ये देखिए, ठीक, शरद विषुव और बसंत विषुव की स्थितियां बनती रहती हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा, इतना तो मेरे ख्याल से कभी आपने समझा होगा कि मार्च के समय बसंत विषुव कहा जा रहा है और सितंबर के समय शरद विषुव कहा जा रहा है, ठीक। उसके बाद क्या होगा, देखिए फिर रोटेशन होगा धरती का, फिर ये रोटेट होके फिर आगे की तरफ बढ़ेगी और आगे की तरफ बढ़ेगी तो अब एक और कंडीशन बनेगी। देखिए तो 20-21 जून को सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध के अधिक प्रकाशमान होता है। अब क्या हुआ, 20-21 जून की स्थितियां बनती हैं। इस समय सूरज का प्रकाश नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कर्क रेखा पर, जिसे कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मकर रेखा पर ज्यादा चमकता रहता है, ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है उस पर ज्यादा चमकता रहता है, ठीक। अब क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में कम प्रकाश मिलेगा, उत्तरी गोलार्ध में इस समय, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस समय क्या होगा, गर्मियों के दिन आएंगे और साउदर्न हेमिस्फीयर में शीतकाल इस समय रहेगी यानी ठंडी की रहेगी। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखिए दिन बड़े और रातें छोटी होंगी और दक्षिणी गोलार्ध में रातें बड़ी और क्या बोलते हैं दिन छोटे हो जाएंगे। ये एक कंडीशन ये बनेगी, ठीक। दूसरी कंडीशन बनेगी 21-22 सितंबर को सूर्य का प्रकाश देखिए दक्षिणी गोलार्ध के अधिक प्रकाशमान होगा। अब क्या होगा, धरती घूमकर फिर अपनी पोजीशन चेंज करेगी,
23.5 डिग्री झुकाव के साथ। और इस बार क्या होगा, अब क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर को, दक्षिणी गोलार्ध को ज्यादा रोशनी मिलने वाली है। ठीक, और ज्यादा रोशनी मिलेगी 21-22 दिसंबर की स्थिति में। क्या होगा, सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध पर अधिक प्रकाशमान होगा। मतलब 21-22 दिसंबर वो स्थिति बनती है जब सूरज का प्रकाश ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर अधिक चमकने की स्थिति की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ठीक, तो क्या होगा, देखिए दक्षिणी गोलार्ध में अब गर्मियों का मौसम आएगा और उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल आएगा। ठीक, तो 21-22 दिसंबर से स्थितियां बनना शुरू हो जाती हैं। और जब क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में अधिक प्रकाशमान होने लगता है और उत्तरी गोलार्ध से सूरज का प्रकाश अब क्या बोलते हैं, ये देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम और उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल होता है। ये दिसंबर तक स्थितियां बन जाती हैं। ठीक, दक्षिणी गोलार्ध में इन दिनों दिन बड़े होने लगते हैं, रातें छोटी, और उत्तरी गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे यहाँ पे होने लगते हैं। और यही स्थिति हमें बनती हुई दिखाई देती है। तो अब देखिए पूरी मामला क्या है यहाँ पे। मामला ये है कि 20-21 जून को कर्क संक्रांति मनाई जाती है, समर सोलिस्टिक कहते हैं, और 21-22 दिसंबर को मकर संक्रांति के रूप में हम पहचानते हैं। 21-22 दिसंबर होना चाहिए मकर संक्रांति, क्योंकि 21 और 22 दिसंबर को हम ये कह रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश कहाँ पर ज्यादा चमकना शुरू होता है। 21-22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर, यानी ट्रॉपिक ऑफ क्या बोलते हैं, कैंसर पर क्योंकि अधिक प्रकाशमान होना शुरू होगा। ठीक, ये देख लीजिए मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ, देखिए एक मिनट रुकिए, मैं आपको चित्र दिखाता हूँ, उससे ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। ये देखिए, ये दिसंबर की स्थिति, विंटर सोलिस्टिक की स्थिति की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर अधिक चमकना शुरू होगा। ये देखिए, एक मिनट में आपको डायग्राम से थोड़ा बेटर समझा पाऊंगा, ऐसे देखता हूँ। देखिए, ये देखिए मकर रेखा की तरफ ज्यादा चमकना शुरू होगा। ठीक, वहां उस तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और यहां से क्या होगा कि अब रोशनी की स्थितियां चेंज होती हुई दिखाई देंगी। तो जो हम बात कह रहे थे कि उत्तरायण होना शुरू हो गया, यानी 22 दिसंबर के बाद सूरज का प्रकाश मकर रेखा पे चमक चुका है, वहां से अब ये ऊपर की ओर आना शुरू हो जाएगा। और ऊपर की ओर आना शुरू होगा तो अब क्या होगा, ऊपर वाले गोलार्ध में गर्मी के मौसम की तरफ हम बढ़ेंगे और नीचे वाले गोलार्ध में अब सर्दी के मौसम की तरफ स्थितियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो ये जो पूरी स्थिति है, इसे आप थोड़ा समझिए कि असलियत में ये है कि आपको इन्हें जो क्या बोलते हैं मकर संक्रांति मनानी थी, वो मनानी थी इन्हें 21 और 22 दिसंबर को। ठीक, जब मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा चमक रहा था, और उसके बाद से फिर ये ऊपर की तरफ यानी कर्क रेखा की तरफ आना शुरू हो जाता है। ठीक, बीच में भी आएगा फिर ऊपर की तरफ आएगा। और ये 20-21 जून को एग्जैक्टली कर्क रेखा पे चमकेगा, जब हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी का दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा, यानी जो भारत में रहते हैं उनकी बात बता रहा हूँ। ठीक, तो ये होना चाहिए था, लेकिन ये 21-22 दिसंबर को नहीं मनाते, ये मकर संक्रांति मना रहे हैं 14 जनवरी को। ठीक, और इसको लेके बड़े सारे विवाद चल रहे हैं लंबे समय से कि मतलब अब तो सुधार लो ना। जब ये चीज पता चल गई, साइंस ने और ज्योग्राफी ने आज आपको बता दिया कि आपकी मकर संक्रांति विंटर सोलिस्टिक वास्तव में 21 से 22 सितंबर के बाद शुरू होती है, तो 21-22 दिसंबर को आप इसे मनाओ, पर ये जनवरी में मनाते हैं। और अभी भी इतने दिनों का जो अंतर है उसे सुधारा नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि धर्म है और धर्म में वो परिवर्तन नहीं करना चाहते, लेकिन लोगों को ये गलतफहमी देते हैं कि इन्हें ज्योग्राफिकल नॉलेज है। असलियत में इन्हें ज्योग्राफिकल नॉलेज नहीं है। इन्हें अगर ज्योग्राफी की नॉलेज होती तो ये इतने दिनों के लेट, यानी 22 दिसंबर से लेके आज 14 जनवरी आ गई, ये इतने लंबे जो गैप हो गया, उसमें मकर संक्रांति नहीं मना रहे होते। टेक्निकली इन्हें पता ही नहीं है कि मकर संक्रांति मनानी है तो 22 दिसंबर के बाद मनाइए, या 22 दिसंबर को मनाइए, या 21 को मनाइए। वो दिन और रात का समय है जब मकर रेखा पर सूर्य चमकता है, और उसके बाद फिर वो कर्क रेखा की तरफ मुड़ना शुरू हो जाता है। सूर्य नहीं मुड़ता, उसका प्रकाश के इंक्लिनेशन उस तरफ होने शुरू हो जाते हैं। ये इन्हें इस चीज की जानकारी नहीं है, और ये दिखाता है कि धर्मों को और धर्म बनाने वालों को, और ये जो हिंदू कैलेंडर है, जैसे ये अपना खुद का लोकल कैलेंडर भी कहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। ठीक है, और रिलीजन वालों को मोटी मोटी जानकारियां थी, लेकिन इन्हें वास्तविक एग्जैक्ट जिसे कहते हैं ज्योग्राफिकल फिनोमिनास
नहीं पता थे, क्योंकि पॉसिबल भी नहीं था ना, आपके पास कोई मशीन्स तो थी नहीं। आप जो नीचे से ऑब्जर्वेशन हो सकते थे उतना उतना देख लेते थे कि भाई मकर राशि यानी वो ग्रुप ऑफ स्टार दिखने लगा, मतलब अब परिवर्तन होने वाला। ठीक, उतना ही ये देख पाते थे, बाकी इनके पास कोई सॉलिड जानकारियां नहीं थी इस बात को लेके। तो ये अपने आप में संक्रांति के रूप में ये त्योहार मनाना अपने आप में एक मजाक है 14 तारीख को। और इसके माध्यम से ये बताना कि धर्म को विज्ञान की बहुत जानकारी थी, वो भी अपने आप में मजाक है। इन्हें बस ऑब्जर्वेशन हैं इनके, जो कि नीचे भी दिख जाते हैं मौसम परिवर्तन के, और इन्हें कुछ ज्यादा जानकारियां नहीं थी, मोटी मोटी जानकारियां थी, एग्जैक्ट प्रोसेस और एग्जैक्ट फिनोमिना इन्हें नहीं पता था। ठीक, और अब ये क्या कर रहे हैं कि ये जो मकर संक्रांति छाती फाड़ फाड़ के मनाते हैं और उसके माध्यम से बताते हैं, देखो धर्म को, हिंदू धर्म को बहुत पहले से पता था, हमारे कैलेंडर में तो बहुत पहले से इन सब चीजों के बारे में पता था जो साइंस हमें बता रहा है। तो हम ये कहेंगे कि भाई देयर इज अ डिफरेंस। साइंस हमें एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट कंडीशन बता रहा है, एग्जैक्ट फिनोमिना बता रहा है। आप हमें मोटा मोटा ऑब्जर्वेशन बता रहे थे, जो किसी को भी हो सकता है जमीन से। आपकी त्रुटियां जो हैं वो ये बताती हैं कि आपको एग्जैक्ट फिनोमेना कभी नहीं पता था, आपके पास साइंटिफिक नॉलेज की काफी कमी थी, और आप बस मोटी मोटी अनुभवों से आधारित जानकारियां अपने कैलेंडर में लिख के बैठे थे, और अभी भी आप वही कर रहे हो, अभी भी उसे सुधारने के लिए तैयार नहीं हो। ठीक, तो लोग इसे समझें कि भाई इन्हें नहीं पता, इनके पास कोई वेदों में विज्ञान नहीं है। इनफैक्ट ये आज भी त्रुटियों को ढो रहे हैं। मकर संक्रांति 14 तारीख को मनाना ऐतिहासिक त्रुटि है, इसे ढोने की आवश्यकता नहीं है, इसे बदल दीजिए, 22 दिसंबर को लेके आइए, 21 दिसंबर को लेके आइए। ठीक, पर ये अभी भी ढोते चले जा रहे हैं। और फिर इसे ये कहते हैं कि इनके विज्ञान, इनके धर्म के पास पहले से ही विज्ञान था, कृष्ण जी को सब पता था। कृष्ण जी को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर तो पता नहीं है, एक हेमिस्फीयर के हिसाब से कानून बना रहे हैं, तो दुनिया की जानकारी कहां से हो जाएगी। ठीक, और इन्हें सब चीजों की जानकारी थी। तो ये केवल एक कपोल कल्पना है, ना तो धर्म चलाने वालों को, ना इनके ज्योतिषों को। ये ज्योतिष ज्योतिष चिल्लाते हैं, मूर्ख ज्योतिषों को भी इतना नहीं पता कि वास्तव में जो विंटर सोलिस्टिक है, मकर संक्रांति है, ये 21-22 के बाद मननी चाहिए, क्योंकि उस दिन मकर रेखा के बाद सूरज ऊपर की तरफ चलना शुरू होता है। अब देखिए, आपने पेपर में पढ़ा होगा आज से उत्तरायण हो गया, आज से उत्तरायण। अरे भैया, सूरज आज से उत्तरायण नहीं हुआ, वो 22 दिसंबर के बाद से उत्तरायण हुआ है, और अभी बीच में आएगा, विषुव बनाएगा, उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगा, यानी जून की तरफ जाएगा। ठीक, अभी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एग्जैक्टली आया भी नहीं है, अभी तो विषुव की स्थितियां आएंगी। ठीक है, विषुव की स्थितियां मैंने आपको ऊपर दिखाई हुई थी, देख लीजिए। तो ये इन्हें कुछ भी नहीं पता, ये पूरा विज्ञान के नाम पर जो कागजी जामा इन्होंने बना के रखा है, मोटा मोटा जितना काला पीला उतना तो आपको भी समझ में आ जाएगा, कोई भी अनपढ़ आदमी समझ लेगा कि अब सर्दी जा रही है, गर्मी का मौसम आने वाला है। इतना तो इंसान समझ लेता था पहले, मतलब एक आध हजार साल में इतने मोटे मोटे अनुभव तो हो ही जाते हैं। उन्हीं उन्हीं को अपने कैलेंडरों में डाल के रखा हुआ है। सभी धर्मों के लोग क्रॉस द बॉर्डर, इंडिया के सारे धर्म और उनके कैलेंडर यही बकवास को हजारों सालों से 1000 साल से ढो रहे हैं। ठीक, जो ये दिखाता है कि इनके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट, नॉलेज बेहद कम थी, और वो कम होने को लेके मुझे कोई दुख नहीं है। चलिए, आप 1000 साल पहले एक्सपीरियंस पे बेस पे, ऑब्जर्वेशन के बेस पे कोई कैलेंडर बनाते हैं, उसमें कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, समझ में आए, आप आज क्यों नहीं सुधारते? भाई, आज तो हमारे पास प्रॉपर साइंटिफिक नॉलेज है, तो आज सुधारने में क्या तकलीफ है? मतलब पूरा देश इस अंधविश्वास में कैसे इनके साथ खड़ा है कि भाई जो घटना 22 तारीख को घटी थी, उससे कह रहे हो कि आज 14 तारीख को घट रही? कहाँ घट रही है 14 तारीख को? सूरज आज उत्तरायण थोड़ी हो रहा है। ठीक, एग्जैक्ट उत्तरायण तो अभी होगा, अभी तो दक्षिणी गोलार्ध में ही है भैया, अभी तो उसे समय लगेगा, इक्विनॉक्स पे आएगा, उसके बाद वो उत्तर में आएगा। तो अब वो बात भी गलत है अपने आप में, और दावा भी अपने आप में गलत है। ये दोनों दावे गलत हैं, और मकर संक्रांति मनाने का ये जो समय है, जो इनकी धार्मिक अज्ञानता को दिखाता है कि इनके पास प्रॉपर फिनोमिना और प्रॉपर नॉलेज चीजों की नहीं थी। कोई गलत बात नहीं है, 1000 साल पहले आपके पास ना हो तो उसको लेके कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप 2024-25 में आज बैठे हैं, अभी भी इतिहास की उन गलतियों को ढो रहे हैं, और इन्हें सुधार नहीं रहे, और ऊपर से लोगों के दिमाग में इस अंधविश्वास को सत्य बनाकर स्थापित कर रहे हैं।
सारे बच्चों को स्कूल में यही पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी का नॉलेज है जो मैंने आपके सामने रखा। 22 दिसंबर को मकर संक्रांति यानी विंटर सॉल्स्टिक होता है, लेकिन पूरे देश के मूर्ख लोग मिलकर 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं। अब इनसे पूछो इतने दिन से सो रहे हो क्या? ठीक, कहां हो आप? आपको इतना बेसिक सा डिफरेंस नहीं पता। और उसके बाद एक जिद है, जब इनसे कहा गया कि अपने इस कैलेंडर को सुधार लीजिए तो उन्होंने नहीं सुधारे। आज तक एक जिद है इन पंडित पुजारी ज्योतिषाचार्यों की, ये गलत को ही सही मानेंगे और उसके आधार पे लोगों के दिमाग में गलत जानकारियां भरेंगे। ठीक, तो मैं सारे दर्शकों से सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आप ग्रह नक्षत्र और राशियों को भी मानते हैं तो भी ये गलत समय पर गलत काम करवा रहे हैं। अगर आप ग्रह नक्षत्र राशि को मानते हो तो आपको जो भी दान दक्षिणा पूजा पाठ कर्म कांड करना था वो 22 और 21 दिसंबर के बीच में करना था। 14 तारीख को कुछ भी करके ना आपका शनि उतर रहा है, ना गोचर उतर रहा है, ना मकर उतर रहा है, ना कर्क उतर रहा है, कुछ भी नहीं उतरने वाला, क्योंकि सूरज उत्तरयान 21-22 से होना शुरू होगा, यानी उस तरफ उसकी चाल तब से शुरू होगी। ये 14 तारीख से नहीं होगी। वो समय निकाल दिया आपने, 21-22 दिसंबर को करने की आवश्यकता थी। ठीक, और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो मैं बात कह रहा हूं इसको लेके पर्याप्त रिसर्च हैं, पेपर्स हैं, बहुत सारे विशेषज्ञ ये बात कह चुके हैं कि यार भाई ये सब सुधारने की जरूरत है। अब मैं आपको एक विशेषज्ञ के हवाले से कुछ बातें बता देता हूं कि वो क्या कहते दिखाई दे रहे हैं इनकी इस बेवकूफी पर। देखिए ये पूरी स्थिति है। 21-22 दिसंबर को ये देखिए विंटर सॉलिस्टिक हो रही है। थोड़ा सा मैं आपके सामने रखता हूँ, ये देखिए 21-22 दिसंबर है, मकर संक्रांति इस समय मनना चाहिए। ठीक, और जून 21 जून जो 20-22 जून है उस समय समर सॉलिस्टिक होना चाहिए। अब इसमें भी थोड़ा ध्यान रखिए कि जब हमारे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉलिस्टिक यानी मकर संक्रांति होगी तो उस समय सदर्न हेमिस्फीयर में एग्जैक्ट सेम दिन कर्क संक्रांति होगी। और जब हमारे यहाँ कर्क संक्रांति होगी तब एग्जैक्टली उस समय सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? विंटर सॉलिस्टिक होगी, मकर संक्रांति होगी। तो दक्षिणी गोलार्ध वालों की मकर संक्रांति तो वो 20-22 जून को पड़ेगी अगर तारीखों से लेकर हम चलें तो कृष्ण जी को यह भी नहीं पता था कि बेचारे दक्षिण वाले तो जून में कहीं कर्क संक्रांति मनाएंगे, तो अब उनके लिए कॉन्सेप्ट में थोड़े से एक्सेप्शन रखने की जरूरत थी। उन्होंने तो नॉर्थ के हिसाब से ही सारे नियम बना दिए और बस कह दिया यही धर्म है, मानते रहो उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट को। और उसमें देह त्याग कर स्वर्ग जाने की बातें या जन्म मरण से चक्र से मुक्त होने की बातें ये लोग कर रहे थे। देखिए अभी 21-22 तारीख को क्या हुआ यहाँ पर, ये था क्या बोलते हैं, विंटर सॉलिस्टिक हुई और मकर संक्रांति हुई। सूरज मकर रेखा पे ज्यादा प्रकाश उसका चमक रहा था झुकाव की वजह से। अब क्या होगा? ये दिसंबर हो गया, फिर जनवरी आएगी, फिर फरवरी आएगी। देखिए सूरज की मैंने पहले भी बताया कि ये रोटेशन जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर हो रहा है। ठीक, क्या बोलते हैं, ये ईस्ट से वेस्ट की ओर हो रहा है, सॉरी। ठीक, ये सॉरी वेस्ट है। और ये देखिए थोड़ा सा देखिए एरो देखिए, शायद आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए। ठीक, ये एरो इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ ऐसा एरो चल रहा है। ठीक, और ये रोटेशन वास्तव में वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक, तो वास्तव में दिसंबर है, दिसंबर के बाद हम घूम के मार्च में आएंगे, मार्च में आएंगे 20-21 मार्च को इक्विनॉक्स होगा, तब सूरज भूमध्य रेखा पे ज्यादा प्रकाश चमकाएगा। उसके बाद सूरज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा, उत्तरी गोलार्ध में आएगा। तो और भी अगर हम एग्जैक्ट लेके चलें तो हम ये कह सकते हैं कि 21-22 दिसंबर को सूरज की चाल उत्तर की तरफ होना शुरू हो जाती है, यानी कर्क रेखा से, मकर रेखा से नीचे कर्क रेखा की तरफ चलना शुरू हो जाती है। लेकिन कर्क रेखा तक नहीं, वो अभी कहाँ आएगा? मकर रेखा से चमकता हुआ आएगा इक्वेटर पर, यानी विषुव बनाएगा, भूमध्य रेखा पर आएगा। उसके बाद फिर 20-22 जून को पहुंचेगा क्या? आपकी ट्रॉपिक ऑफ समर सॉलिस्टिक होगी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंचेगा। ठीक, कर्क रेखा पे पहुंचेगा और उसके बाद फिर वापस आएगा घूमकर 22-23 सितंबर को पहुंचेगा कहाँ? फिर से भूमध्य रेखा पे पहुंचेगा, इक्वेटर पे पहुंचेगा और फिर वापस पहुंचेगा 20-22 दिसंबर को मकर रेखा पे। ये रोटेशन इस तरह से चलता रहेगा और जहां सूरज का प्रकाश ज्यादा पड़ेगा वहां दिन बड़े हो जाएंगे, ज्यादा रोशनी होगी, गर्मी का मौसम होगा। जहां पीछे पड़ेगा वहां सर्दी का मौसम होगा। और बीच के ये 2 दिन हैं, इसमें दिन और रात बराबर बराबर की स्थितियां होने वाली हैं।
तो टेक्निकल बात ये है कि 21-22 दिसंबर को आपको मकर संक्रांति मनानी चाहिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि इस दिन से सूरज की चाल जो है, प्रकाश जो है ऊपर की तरफ, यानी मकर संक्रांति, मकर, ये जो मकर रेखा से बढ़कर भूमध्य रेखा से फिर क्या बोलते हैं, आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आना शुरू हो जाता है, यानी आपके कर्क रेखा की तरफ आना शुरू हो जाता है। ठीक, ये प्रोसेस होना चाहिए, पर ये उस चीज को गलत मनाते हैं। ठीक, और इन्हें इस चीज की जानकारी नहीं है। और ये भी ध्यान रखिए कि जिस समय हम विंटर सॉलिस्टिक मना रहे हैं, उस दिन क्या हो रहा है एग्जैक्टली, उस समय क्या होगा, क्या बोलते हैं, उल्टा भी रहेगा, और उस समय वहां समर सॉलिस्टिक की स्थितियां बन रही होंगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। से थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये भी उल्टे चलते रहते हैं। तो सॉलिस्टिक्स भी सब पूरे धरती पर सभी लोगों के लिए एक से नहीं है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए अलग और सदर्न हेमिस्फीयर के लिए एट द सेम टाइम वो अलग होंगे। इसलिए ग्रह, नक्षत्र, राशियों के प्रभाव धरती के सभी लोगों के लिए अलग अलग हो जाएंगे अगर हम इक्वेटर के हिसाब से लेके चलें, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता होगा ना कि जो ऊपर बैठा हुआ मंगल ग्रह होगा और वो ये देखता होगा कि कौन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रह रहा है और उसके यहाँ कौन सी सॉलिस्टिक चल रही है, कौन सी कर्क या मकर संक्रांति चल रही है, उस हिसाब से उस पर इफेक्ट डालू, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में रह रहा है उसके यहाँ दूसरी तरह से इम्पैक्ट डालू। कम से कम ऐसा अंगल मंगल तो नहीं देखता होगा, उसके लिए पॉसिबल भी नहीं है। तो ये दिखा रहा है कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है राशियों का, ये केवल उत्तर भारत में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में इन्होंने ज्यादा टेक्निकली सोचा नहीं, क्योंकि जब ये सब बन रहे थे तब सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कोई जानकारियां नहीं थी। ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट भी एक साथ सदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर एक से काम नहीं करते, इसलिए ग्रह, नक्षत्र, राशियां एक साथ पूरी धरती के लोगों पर काम नहीं कर सकती। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चले जाएंगे तो अलग हो जाएंगी, सदर्न हेमिस्फीयर में अलग हो जाएंगी, जो दिखाते हैं कि ये कोई यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फ्लॉफुल हैं, इनमें काफी कमजोरियां हैं, और ये ऐसे है ही नहीं कि इन्हें कोई माने, क्योंकि कोई चीज मानने के लिए यूनिवर्सल इन एप्लीकेशन जरूर होनी चाहिए। ठीक, तो ये है ही नहीं। तो ये भी दिखा रहा है कि बनाने वाले को ज्यादा जानकारियां भी नहीं है, जब कृष्ण जी को नहीं है तो बाकी लोगों को क्या होंगी। तो इतने फ्लॉज हैं इसमें, आप देखिए कि इन्हें एग्जैक्ट डेट तक नहीं पता कि किस दिन से हमें शनिदेव को तिल चढ़ानी चाहिए, किस दिन से उन्हें लड्डू खिलाने चाहिए, इन्हें ये भी नहीं पता। गलत डेट को ये शनिदेव को लड्डू और तिल चढ़ा रहे हैं। ठीक, बहुत गलत डेट को चढ़ा रहे हैं। 21-22 तारीख को चढ़ाते तो शनिदेव खुश हो जाते। अब उन्हें 14 तारीख को चढ़ा रहे हो, बेचारे इतने दिन से भूखे बैठे हैं, उनके यहाँ तिल भी नहीं है, उनके यहाँ लड्डू भी नहीं है, तो वो तो गुस्से ही हो जाएंगे ना। ठीक, तो वो मानने वाले नहीं है, इसीलिए कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये है कि इनके कॉन्सेप्ट फ्लॉपफुल है। ये अपने आप में हास्यता है। विज्ञान के युग में हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष, राशि, धर्म वाले लोग हैं, ये इन्हें तारीखें तक नहीं पता, ये गलत तारीखों पर उत्तरयान और दक्षिणयान को मना रहे हैं। और क्योंकि ये गलत तारीखों पे मना रहे हैं, क्योंकि इन्हें गलत जानकारी है, इसलिए हमें इनके ग्रह, नक्षत्र, पाप पुण्य के चक्करों से दूर रहने की जरूरत है। और ये भी दिखाता है कि इन्हें खुद कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बस ये है कि भाई आज विज्ञान के युग में ये गलत कॉन्सेप्ट को भी चलाने की कोशिश कर रहे हो, कह रहे हैं देखिए विज्ञान को इतना पता है, असलियत में इन्हें कुछ भी नहीं पता। ठीक, इन्हें डेटे तारीख तक भी ढंग से नहीं पता। चलिए, तो क्या कह रहे हैं विशेषज्ञ, क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। दर्शकों, ये थोड़ा सा टेक्निकल होगा, शायद हमारे वो साथी जिन्होंने काफी पहले पढ़ा होगा, उन्हें शायद इन चीजों की समझ नहीं होगी, वो थोड़ा और एक दो बार सुन सकते हैं, थोड़े इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं, तो तब आपको ये चीजें थोड़ी ज्यादा बेटर समझ में आएंगी। क्योंकि मैं समझता हूँ ये चीजें थोड़ी सी टेक्निकल होती हैं, जो लोग पढ़ते, जिन्होंने पढ़ा है स्कूल को, अब तो ये चीजें स्कूल में आ गई है, पहले तो कुछ थी भी नहीं। तो नए बच्चों को तो समझ में आ सकता है, शायद बहुत पहले पढ़े होंगे उन्हें नहीं समझ में आएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इस चीज को समझें कि मैं आपको ये जो बात बता रहा हूँ ये साइंटिफिक प्रोसेस बता रहा हूँ, और ये ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष, राशि वालों को इसमें से कुछ भी नहीं पता हुआ। ठीक, ये देखिए, ये ज्यादा बेटर डायग्राम है, इसमें आपको और अच्छा दिखेगा कैसे 23.5 डिग्री झुकाव के साथ धरती चक्कर लगाती रहती है, वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करती रहती है कंटिन्यूअस, और झुकाव की वजह से मौसम परिवर्तन इसके होते रहते हैं। ठीक, ये स्थिति रहती है। चलिए, ये समर सॉलिस्टिक की स्थिति है। समर सॉलिस्टिक की कंडीशन यानी क्या बोलते हैं, आपकी वो स्थिति जब क्या हो रहा है, सूरज का प्रकाश जो है, ये देखिए मैंने आपको ऊपर बताया हुआ था, ये देखिए, एक मिनट रुकिए,
ये 21-22 20-22 जून के बीच में ये देखिए समर सॉलिस्टिक की स्थितियां हो रही हैं और दिसंबर के बीच में विंटर सॉलिस्टिक की स्थितियां हो रही हैं। तो ये समर सॉलिस्टिक यानी कर्क संक्रांति की स्थिति होती है जब सूरज जो होता है क्या हो रहा है, ये 21 जून को कर्क रेखा पे ज्यादा चमकता रहता है। सूरज का प्रकाश सर्वाधिक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलता है, सदर्न हेमिस्फीयर से दूर होता है, वहां पे ठंडे और ऊपर गर्मी के मौसम रहते हैं। ठीक, उसके बाद देख लीजिए एक और कंडीशन है, चेंज हो जाएगी और फिर विंटर सॉलिस्टिक की स्थितियां पड़ेंगी। विंटर सॉलिस्टिक यानी मकर संक्रांति की स्थितियां, ये वाला डायग्राम में आपको ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। धरती झुकी हुई है, सूरज का प्रकाश इस समय अगर आप देखिए इसकी कंडीशन के हिसाब से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ज्यादा चमक रहा है, यानी कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे ज्यादा चमक रहा है और उत्तरी गोलार्ध से इस समय दूर है। विंटर सॉलिस्टिक के बाद क्या होगा, 21-22 दिसंबर के बाद सूरज का प्रकाश ऊपर की ओर शिफ्ट होना शुरू होगा। पहले इक्वेटर पे आएगा और फिर आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, धीरे धीरे आएगा, ये 21 जून तक पहुंचेगा। तो अभी शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक, इसलिए हम इसे मकर संक्रांति के रूप में कह रहे हैं। मकर रेखा से अब सूरज की चाल ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन वो होगा कब, तारीख दिसंबर में होनी थी, 21-22 दिसंबर को होनी चाहिए थी, लेकिन ये 14 तारीख को इसे मना रहे हैं। एक और डायग्राम जो इन्हीं स्थितियों को दिखाता है, उल्टी स्थितियों को दिखाता हुआ दिखता है। ठीक, अब देखिए एक बड़ा अच्छा आर्टिकल इस पे छपा हुआ था, विमान नाथ का ये आर्टिकल था। मध्यकालीन गलती बताया था उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को, और तब भी उन्होंने कहा था इसे सुधारने की आवश्यकता है। मैं थोड़ा सा इनके लेख से आपको पढ़ के बताता हूँ कि ये इस गलती को किस तरह से बता रहे हैं कि कैसे ये चीज बहुत बड़ी त्रुटि है और ये गलत समय पर गलत काम को किया जा रहा है। ठीक, ये विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र के। भारत में दोषपूर्ण कैलेंडर की कहानी, दोषपूर्ण कैलेंडर जो हमारा, उसकी कहानी बता रहे हैं। ठीक, देखिए 50 साल पहले भारत में एक नई कैलेंडर प्रणाली शुरू की गई थी जिसे जिसे भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर कहा जाता था, ताकि दोषपूर्ण पारंपरिक कैलेंडर को सही किया जा सके, लेकिन हम शायद ही इसका इस्तेमाल करते हैं। भारत सरकार ने, नेहरू के समय आपको पता है, ये सब पुराने जो कैलेंडर थे इनमें बहुत गलतियां थी, उन्हें नए ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से करेक्ट करना और ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से करेक्ट करने के लिए एक परिषद आयोजित की थी, ये तो आपको पता ही है, और इन कैलेंडर को सुधारने की कोशिश की थी। लेकिन वो कैलेंडर केवल सरकारी दस्तावेज वहीं तक सीमित हैं, और जो हमारे पंचांग हैं हिंदी और ये जो आपके ज्योतिष हैं, ये जो कैलेंडर निकालते हैं, ये आज भी पुरानी गलत गणनाओं पर ही चल रहे कैलेंडर है। ठीक है, हम में से ज्यादातर लोग इसके बारे में पूरी तरह से अनजान है। इस बीच इस्तेमाल किए जाने वाले कैलेंडर मौसम के हिसाब से ज्यादा बेमेल होते जा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे दोषपूर्ण घड़ी, कलाई घड़ी, हमें समय का अंतर 24 घंटे या लगभग अंतर महीने में दिखाने लगती है। आगे ये कहते हैं, यही कारण है कि मकर संक्रांति जो वास्तव में वह दिन है जब सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, यानी 22 दिसंबर, शीतकालीन संक्रांति जनवरी के मध्य में मनाई जाती है। ठीक है, हम जनवरी के मध्य में यानी 14 तारीख को आज मना रहे। हम में से अधिकांश लोग अक्सर जनवरी और मकर के महत्व के बारे में सोचते हैं, इस तथ्य से अनजान है कि दोष हमारे कैलेंडर सिस्टम में है कि ये मौसम के साथ एकदम से सही मेल नहीं चलता है। इनके कोई मौसम और समय के हिसाब से कोई मेल है ही नहीं, है पीछे से चले आ रहे हैं, यानी गलत ही चल रहा है। आगे देखिए, पृथ्वी की धुरी देखिए, अग्रमण के कारण पृथ्वी के संबंध में तारों की स्थिति समय के साथ धीरे बदलती है, क्योंकि देखिए अक्ष अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों की ओर इंगित करता है। इसलिए जो आज उत्तरी तारा है वह 1000 सालों के बाद ऐसा नहीं रहेगा। वास्तव में 14,000 साल के बाद देखिए वेग तारा जो अब गर्मियों की रातों में लगभग सिर के ऊपर चमकता है, उत्तरी तारा बन जाएगा। ये भी बता रहे हैं कि असलियत में इनके जो नक्षत्र हैं, तारे हैं, धरती की जो धुरी है, एक्सिस है, वो घूमने के दौरान थोड़ी-सी चेंज होती रहती है। तो तारों की ओर, ग्रुप ऑफ स्टार की ओर जो इंगित करती रहती है, जिसके आधार पे ये राशि-वाशि बताते हैं, वो भी समय के साथ चेंज होती रहती है। वो एग्ज़ैक्ट कभी नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। इनफैक्ट जो ध्रुव तारा जिससे हम 23.5 डिग्री का एक्सिस लेते हैं, वो भी लगभग 1800 सालों में दूसरा हो जाता है। वो नहीं रहता जो 1800 साल पहले था, ठीक? तो असलियत में जो राशियाँ-वाशियाँ भी ये बता रहे हैं, वो ग्रुप ऑफ स्टार भी चेंज होता रहता है समय के साथ, क्योंकि धरती का जो एक्सिस है, वो घूमने के दौरान थोड़ा बहुत इधर-उधर चेंज होता रहता है।
ठीक है, आगे देखिए, आगे वो लिखते हैं, इससे विषुव के दिन सूर्य की स्थिति लगभग 2000 वर्षों में एक राशि से दूसरी राशि में बदल जाती है। तो होता क्या है कि ये एक्सिस चेंज होने से क्या हो जाता है कि जो धरती की स्थिति सूर्य की एक राशि यानी ग्रुप ऑफ स्टार जो दिखते हैं आपको, वो लगभग 2000 साल में दूसरी राशि में पहुंच जाते हैं। तो जो मकर राशि आज बता रहे हैं कि मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर गया, असलियत में आज से 2000 साल बाद वो मकर राशि की जगह दूसरी राशि की ओर पहुंच जाएगा, यानी उसके अलग वाले स्टार ग्रुप ऑफ स्टार को दिखाने लगेगा। 2000 पहले वो कोई सा और ग्रुप ऑफ स्टार दिखाता होगा 14 जनवरी को, ठीक, क्योंकि एक्सिस जो है वो धरती का चेंज होता रहता है, जिससे हम ये देखने की कोशिश करते हैं, यानी इस समय जो हम सूर्य को देखते हैं और हमें कोई खास ग्रुप ऑफ स्टार दिखता है जिसे ये मकर राशि कह रहे हैं, वो चेंज होता रहता है, ठीक, लगभग 2000 साल में ये चेंज हो जाता है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि ये जो नक्षत्र राशियों की बात हमें बता रहे हैं, दे आर नॉट स्टेबल, ये चेंज होती रहती हैं। आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, 2000 साल बाद वो खिसक जाएगा और इस 14 जनवरी को हमें कोई और ग्रुप ऑफ स्टार 2000 साल के बाद दिखना शुरू हो जाएगा। मकर की जगह कोई सा और दिखना शुरू हो जाएगा जो उसके आसपास हो सकता है। तो ये चेंज होते रहते हैं। तो इन्हें ये चेंज करनी चाहिए थे, पर ये चेंज नहीं करते हैं। डिफरेंस बना रहता है और इनकी गणनाएं गलत होती रहती हैं। ठीक है, और तारों की ये बदलती पृष्ठभूमि एक वर्ष के माप में बहुत मुश्किल बना देती है। ठीक, ये भी है। भारत सरकार ने 1955 में हमारे कैलेंडर में सुधार के लिए एक समिति गठित की थी, जिसके अध्यक्ष प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी मेघनाथ साहा थे। इनसे मौजूदा कैलेंडर और उसमें अपनाए गए सुधार के तरीके का सर्वेक्षण किया और निष्कर्ष निकाला कि देखिए, अब ये मेघनाथ साहब भारत के कैलेंडरों के बारे में, वही कैलेंडर से हिंदू कैलेंडर कह रहे हैं या कोई सा और कैलेंडर कह रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग अपना कैलेंडर कहते हैं, उसके बारे में साइंटिफिक एनालिसिस करके मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये एक्सपर्ट मेघनाथ शाह कहते हैं कि हिंदू कैलेंडर मानव मस्तिष्क की सबसे भ्रामक उपज है। दर्शकों थोड़ा सुन लीजिए, मैं फिर से बता देता हूँ। हिंदू कैलेंडर जिसके बारे में बहुत वैज्ञानिक कैलेंडर का दावा करते हैं, उसके बारे में क्या कह रहे हैं मेघनाथ शाह कह रहे हैं। ये उस कमेटी के अध्यक्ष थे, इस कमेटी ने भारत के कैलेंडर को सुधारा था 1955 में, वो नेहरू के दौर पे। ठीक, ये कह रहे हैं कि हिंदू कैलेंडर मानव मस्तिष्क की सबसे भ्रामक उपज है और इसमें मध्यकालीन समय के सभी अंधविश्वास और अर्ध सत्य शामिल हैं। इन त्रुटियों के बावजूद बहुत कम लोग सुधार की बात करने का साहस करते हैं। अब वर्ष की शुरुआत लगभग 23 दिन गलत हो गई है, तो लगभग 1400 वर्ष की संचित त्रुटि का परिणाम। ये कह रहे हैं कि जो वर्ष की शुरुआत ये लोग मकर संक्रांति से करते हैं कुछ लोग हिंदू कैलेंडर में, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये जो त्रुटि हो गई है, ये त्रुटि लगभग 1400 दिन 1400 वर्षों में गलत गणना से बनी होगी। मतलब ये हिंदू कैलेंडर जो बता रहे हैं, लगभग 1400 वर्षों के बाद पहले इन्होंने मानना शुरू किया होगा। ठीक, क्योंकि ये जो गलती हो गई है, ये वर्ष की शुरुआत की त्रुटि हो रही है, 14 जनवरी को ही मना रहे हैं मकर संक्रांति। ये त्रुटि जो 22 से इस यहाँ तक होनी चाहिए थी, ये त्रुटि धीरे धीरे जो बड़ी है, इसमें 1400 वर्ष लगे हों। ठीक, वो एक्सेस के हिसाब से गणना करके बता रहे हैं। ठीक, तो ये भी दिखा रहा है कि बस 1400 वर्ष पुराना इनका कैलेंडर होगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक, आगे देखिए, समिति ने दुख जताते हुए कहा कि हम धार्मिक जीवन की त्रुटि और अंधविश्वासों को के विश्वकोश, जिसे हिंदू पंचांग कहा जाता है, के द्वारा नियंत्रित करने की अनुमति देने और इसे धर्म ग्रंथ मानने से संतुष्ट हैं। देखिए कितना कठोर शब्द इस्तेमाल किए हैं, आज के दौर में तो कोई बोल भी नहीं सकता। मतलब आपको पता होगा, अभी न्यूज आई कि कुंभ के मेले में आर्य समाजियों को भी मत आने दो। ठीक है। ये मैंने आज ये न्यूज शेयर की हुई थी। मुसलमानों को तो भगा ही दिया है, अब इनकी भी बारी आ रही है। इस दौर में जब इतने बुरे हाल हैं तो कोई क्या बोलेगा। उस समय विशेषज्ञ इस हिंदू कैलेंडर के बारे में क्या कह रहे थे, ये कह रहे हैं कि समिति ने दुख जताते हुए कहा था कि हम धार्मिक जीवन की त्रुटियों और अंधविश्वासों के विश्वकोश हिंदू कैलेंडर के बारे में लिख रहे हैं, जिसे हिंदू पंचांग कहा जाता है, के द्वारा नियंत्रित करने की अनुमति देने और उसे धर्म ग्रंथ मानने से संतुष्ट है। इतनी बुरी स्थिति भारत की बताई हुई। समिति ने सिफारिश की कि वर्ष की शुरुआत 22 मार्च से होनी चाहिए और पहले महीने को वैसाख के बजाय चैत कहा जाना ताकि पुरानी तारीख और नई तारीख के बीच का अंतर लगभग देखिए 6 दिन हो जाए। मतलब पूरा तो नहीं मिटेगा, ये 6 दिन हो जाए। हिंदू कैलेंडर जो चैत वैशाख से शुरू हो रहा है वो काफी गणनाओं से परिपूर्ण है, उसमें बहुत गलतियां हैं
उन गलतियों को सुधारने का तरीका ये है कि भाई ये कह रहे हैं कि हम क्या करें, जो तारीख है, वो क्या बोलते हैं, जो महीना है, सुधारने का मतलब ये जो गलती हो गई सुधारेंगे कैसे, दिनों की गैप आ गया है, जो बाकी के साइंटिफिक कैलेंडर है आज की डेट में उससे। तो इसे क्या बोलते हैं, चैत की जगह ये कह रहे हैं बैसाख की बजाय चैत कहा जाना चाहिए उसे, ठीक? इतना उसे पीछे ले जाने उसे मतलब उसमें चेंज करने की जगह, ताकि पुरानी तारीख और नई तारीख के बीच के अंतर, ये 6 दिन का अंतर है, अंतर हो गया, उससे लगभग 6 दिन का अंतर ही रह जाए, ठीक? ये बात यहाँ पे बता रहे हैं। तो इतना फ्लॉफुल कैलेंडर है वो पंचांग, जिसे देख-देख कर लोग राशियाँ देखते हैं। वो पंचांग जिसे देख-देख कर लोग अपने भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाते हैं, पंडे, पुजारी, ज्योतिष लोग। उसके बारे में विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि ये त्रुटियों से भरिपूर्ण है, उसमें डेटों की गणनाएँ हैं, उसमें मौजूदा वैज्ञानिक तथ्यों के साथ मेल नहीं है। इनफैक्ट ये तक कह रहे हैं कि इनका महीना जो है, बैसाख की बजाय चैत कहा जाना चाहिए, तब जाकर कहीं वो अंतर तारीखों का जो हो गया, अब 6 दिन का ही बचेगा। इतना सब विशेषज्ञ लोग यहाँ पे कह रहे हैं। ये स्थिति है। अब इसमें हास्यता ये है कि इतनी गलतियाँ, इतनी तारीखें, डेटें, अगर हम ये मान भी लें कि ग्रह नक्षत्र कहीं कोई किसी जीवन पे असर भी करते हैं, तो आपके कैलेंडर में तो इतनी गलतियाँ हैं। तो आप जो पूजा-पाठ, पुण्य, यज्ञ, हवन सब कर रहे हो, ये मानते हुए कि शनिदेव इस राशि में आ गए, फलानी राशि में आ गए, वो सब तो गलत है। वैसा तो हो ही नहीं रहा। तो फिर ये पूजा-पाठ, पुण्य के प्रताप, फलाना-ढिकाना, इनसे लाभ कैसे होगा? मतलब टेक्निकल समस्या ये है कि अगर कोई ये मान भी ले कि ये सारे अंधविश्वासों से कोई लाभ होता है, तो परेशानी ये है कि ये सारी गणनाएँ ही गलत हैं आपकी। और जब आपकी गणना ही गलत हैं, तारीखें ही गलत हैं, डेटें ही गलत हैं, जब आपको यही नहीं पता कि मकर संक्रांति कब होनी चाहिए और कितने दिनों बाद लेट मना रहे हो, तो शनिदेव को चाहे तिल चढ़ा लो, चाहे तेल चढ़ा लो, चाहे कुछ भी चढ़ा लो, मतलब वो प्रभाव तो आएगा ही नहीं ना, क्योंकि आपने सही समय पर सही काम तो किया ही नहीं, ठीक? ये वास्तविकता है दर्शकों, ये थोड़ा मामला थोड़ा टेक्निकल है और मैंने बड़े शॉर्ट में और कोशिश की कि मैं ज़्यादा टेक्निकल ना हूँ और सरल भाषा में रखूँ। मैंने ज़्यादा किताबी भाषा भी नहीं इस्तेमाल की। जितना सरल हो सकता है लेमेट लैंग्वेज में कोशिश की है कि उतना सरल तरीके से आपके सामने रखूँ, ताकि मोटी-मोटी बात आपको समझ में आए कि हिंदू कैलेंडर में बहुत दोष हैं, बहुत गणनाओं की गलतियाँ हैं। ये गलतियाँ आज भी ढोई जा रही हैं। तमाम पंचांग जो हैं वो मौजूदा वैज्ञानिक फैक्ट से मैच नहीं खाते। इन्हें घटनाओं की सही तारीखें तक नहीं पता और ये किसी भी दिन कुछ भी मनाते रहते हैं और फिर पाप, पुण्य और कर्मफल और राशि, ज्योतिष, इससे लाभ दिलाने के वादे करते रहते हैं। तो जो सारे लोग इन सारे अंधविश्वासों में फँसे हैं, वो थोड़ा ध्यान दें। अगर आप अंधविश्वास को मानते भी हैं, तो भी ये अंधविश्वास, ये जो कैलेंडर है, ये आपके अंधविश्वास की पूर्ति नहीं कर सकता, ठीक? आपको इससे कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये जो पंचांगों से देख-देख कर ये कर्मकांड करवा रहे हैं, वो पंचांग ही गलत है। उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, ये विशेषज्ञ कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उनकी कही गई बात मैंने आपके सामने रखी हुई है। आप चाहें तो जाकर इसे देख भी सकते हैं, बाकायदा आपको ये मिल जाएगा आर्काइव-वार्काइव में जाके, ये आर्टिकल आज भी आपको छपा हुआ मिल जाएगा। ज़्यादा पुराना भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी बात मैं आपको कर रहा हूँ। 1 मिनट बता देता हूँ, ठीक? ये देखिए मध्यकालीन गलती है, ये 2008 में छपा हुआ था, विमन नाथ का ये आर्टिकल है, और भी किताबों में इन्होंने छापा हुआ है। आप जाकर इसे देख भी लेंगे, मिल जाएगा आपको, ठीक? और ये बड़ा टेक्निकल तरीके से इन्होंने इन पंचांगों की गलती, गणनाओं की गलती, कैसे साइंटिफिक फैक्ट हैं, जो हमारे ज्योग्राफिकल फैक्ट हैं, उनसे मैच नहीं खाता, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई हुई हैं। और इसीलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि भई हमारे तमाम सारे साथी, उन्हें थोड़ा इनसे दूर रहने की ज़रूरत है और इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। आगे देखिए वो क्या कहते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर 1957 में भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया। यदि ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरह इसकी सिफारिशों का पालन किया जाए, तो ये आने वाले कई शताब्दियों तक, शताब्दियों तक सही बना रहेगा। लेकिन इस राष्ट्रीय कैलेंडर का उपयोग राजपत्रों के पन्नों या आकाशवाणी के प्रसारणों के दायरों से बाहर शायद ही कहीं किया जाता है, जबकि आम लोग पारंपरिक कैलेंडर निर्माताओं की दया पर निर्भर हैं। जो ऑफिशियल सुधरा हुआ कैलेंडर था 1957 में भारत सरकार ने बना के रखा हुआ था, वो कहीं होता नहीं, केवल कागजी पन्नों और राजपत्रों में रहता है। हमारे पास जो अंचांग, पंचांग और ये जो सब
पंडे पुजारी, ये जो आपके कैलेंडर आपके घरों में टंगा होगा, वो उस परंपरागत ज्ञान पर ही आधारित है जो हजारों सालों से ढो रहे हैं और जो कि दोषपूर्ण है। उसमें सही तारीख, तिथि, डेट वेट कुछ नहीं पता, इन्हें गणना के सही तरीके तक नहीं पता, और ये कहीं कुछ भी आपको बताते रहते हैं, कहीं शुभ बता देते हैं, कहीं अशुभ बताते हैं। अब डेट ही गलत काउंट कर ली तो शुभ और अशुभ कहां से सही काउंट? ठीक है। इसमें भी सबसे हास्यता है कि ज्यादातर लोग अपनी जन्म कुंडली बनवाते हैं। उस जन्म कुंडली के हिसाब से लोग अपने जीवन के आने वाली भविष्य की के बारे में कुछ जानकारियां लेना चाहते हैं। उस जन्म कुंडली के हिसाब से इस देश में लोग अपनी शादियां करते हैं, अपने कर्म फल का अनुमान लगाते हैं। अब वो जन्म कुंडली जिन तारीखों से, तिथि से, कैलेंडर पंचांगों से बनती है, वो तो त्रुटियों से भरे हुए हैं। उनमें गणनाएं गलत हैं, उनमें तारीखें गलत हैं, और उनमें टोटल प्रोसेस से गलत है, क्योंकि उन लोगों को कोई फिनोमिना जो हो रहा है वो उसकी सही क्या बोलते हैं, जानकारियां नहीं है, और उसे सुधारना भी नहीं चाह रहे। ठीक है। तो अब आप देखिए कि मतलब किस स्तर पे अंधविश्वास है। पहले काल्पनिक देवी देवता, फिर ग्रह नक्षत्र पंचांग राशियां, फिर त्रुटिपूर्ण कैलेंडर, और इन सब कैलेंडर से देख के, ग्रह नक्षत्र पंचांग राशियां देखकर ये बना देते हैं आपकी जन्म कुंडली, और वो जन्म कुंडली के आधार पर लोग ये तय करते हैं कि उन्हें जन्म कुंडली अच्छी मिलेगी तो वर वधु योग्य मिलेगी। इसीलिए तो दर्शकों, भारत में लोगों की शादियां सही नहीं चलती हैं। ठीक है। सॉरी तो से, यही तो सबसे बड़ा कारण है कि ये जो जन्म कुंडली बन ही गलत पंचांग से रही है। अब जन्म कुंडली मिलाकर भी शादी कर लोगे तो बाद में परेशानियां बनी ही रहेंगी। इससे बेटर ये है कि भाई ये सब चक्कर छोड़ो। ठीक है। जरूरत ही नहीं है इन सब चीजों का। ठीक। और लगन मुहूर्त झूठे, इनसे बिगड़े काम। ठीक। पलटू दास जी कहते थे कि भाई शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम, और लगन मुहूर्त झूठे, इनसे बिगड़े काम। सच में ये लगन मुहूर्त जितने भी हैं, ये सारे झूठे कैलेंडरों पे बने हैं, झूठे पंचांगों पे बने हैं, सही गणनाएं नहीं है, और ये उन चीजों पे बनी हैं जो स्थितियां बदलती रहती हैं। वो ग्रह नक्षत्र राशियां 2000 साल पहले कुछ और थी, अब कहीं और हो गई, किसी और समय पे आने लगी। पहले सूर्य किसी और राशि में घुसता होगा, अब कहीं और घुसने लगा। 2000 साल पहले, 2000 साल बाद और कहीं जाने लगेगा, तो उसका कोई भरोसा नहीं। ठीक है। इनसे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, इनमें कोई सत्यता नहीं है, इनके पास कैलकुलेशन के मेथड भी गलत हैं। इसलिए इन चक्करों से दूर रहने की जरूरत है, और इनसे शुभ अशुभ का अनुमान बिल्कुल भी ना लगाएं। ठीक। और इन पर आधारित बनी हुई जन्म कुंडलियों से देखकर शादी तो बिल्कुल भी ना करें। ठीक। क्योंकि ये सारे फर्जीवाड़े के मिसकैलकुलेटेड पंचांग से बनी हुई मिसकैलकुलेटेड जन्म कुंडलियां हैं, और वो आपको सही वर वधु के चयन में सहायक नहीं हो सकती। इसलिए ज्यादातर लोग जन्म कुंडली मिलाकर जो शादी करते हैं बेचारे, वो परेशान ही रहते हैं। ठीक। समस्या इस कैलेंडर की है। चलिए, चलिए दर्शकों, तो इसे मैं यहाँ से समअप करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारा अंधविश्वास रहा होगा वो लोगों का यहाँ से थोड़ा सा दूर हुआ होगा। आगे कुछ लाइनें और रह गई हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ कि भारतीय पंचांग पर मध्ययुगीन प्रभाव अभी भी जारी है, और हम इसे आवश्यक उपचार देने से इनकार कर रहे हैं। विमन नाथ एक खगोल शास्त्री और लेखक हैं। ठीक है। और मध्यकालीन भारत के बारे में उनका पहला उपन्यास नथिंग इज ब्लू ब्लू इस क्या बोलते हैं, हार्पर्स कॉलिंस द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये इनका उपन्यास भी था। ठीक। तो उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा किताब लिखी हुई थी इस सारी त्रुटियों को लेकर। तो उनके कोटेशंस यहाँ पे हमने लिए हुए थे, ताकि जो भी बात है उसके पीछे के क्या बोलते हैं, कोई बेस भी रहे कि भाई आर्कोलॉजी, जो खगोल शास्त्री हैं, वो भी इस त्रुटि के बारे में ये कहते हैं। ठीक। चलिए दर्शकों, तो हम वापस आते हैं अपने बैक होते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको सार तो समझ में आया होगा कि जन्म कुंडलियों के चक्कर में नहीं फंसना, लगन मुहूर्त के चक्कर में नहीं फंसना, और इनको देखकर तो शादी बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो गलत ही चयन हो जाएंगे वर वधु के। ठीक। और फिर जीवन भर आपको परेशानी होगी। बेटर रहेगा कि इससे दूर हो जाओ, क्योंकि गलत ही है। अब सही तो कोई आपके पास विकल्प है नहीं। देखिए, आपका हिंदू पंचांग गलत है, उससे बनी हुई जन्म कुंडलियां गलत है, कैलकुलेशन ही गलत है। अब उसके आधार पर आप शादी विवाह करोगे तो वो सब गलत ही होने वाला है। बेटर तरीका, इन सबसे दूर हो जाओ,
क्योंकि जब गलत है, गलत को देखकर शादी क्या करना, अपनी पसंद देखो, जो वर-वधू पसंद आए, जिससे आपके जीवन और विचार मिलते हों, उनसे आप शादी-विवाह करिए और अपने जीवन में तार्किक निर्णय लीजिए। हम तार्किक निर्णय लेकर ही एक सफल जीवन जी सकते हैं, ठीक है? इसे थोड़ा समझिए। और अतार्किक निर्णय से कोई भी व्यक्ति सफल जीवन नहीं जी सकता, ठीक? वर-वधू के बीच में कितनी कंपैटिबिलिटी है, वो तय करती है कि आपके शादी-विवाह और निजी संबंध कितने अच्छे चलेंगे, ठीक? नहीं तो कितनी भी जन्म कुंडली मिला लीजिए और कुछ भी मिला लीजिए, समस्याएँ बनी रहेंगी, असंतुष्टियाँ बनी रहेंगी, ठीक? मैच्योर एज में जब आप परिपक्व अवस्था में हो, तब शादी-विवाह करिए। ये बात मैंने 100 बार कही हुई है कि लव इज़ ऑल अबाउट फन एंड मैरिज इज़ ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जन्म कुंडली से इसका कुछ संबंध नहीं है। विवाह एक ज़िम्मेदारी है। जब आप उस विवाह रूपी संस्था में जाते हैं, तो आपको कई ज़िम्मेदारियों वहन करने के लिए तैयार होना पड़ता है। आपको शादी की ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी, घर चलाने की ज़िम्मेदारी, बच्चे पैदा होने पे उन्हें पाल-कर बड़ा करने की ज़िम्मेदारी, कई ज़िम्मेदारियाँ हैं। जब आप मेंटली इसके लिए तैयार हों, तो आप शादी करिए। अगर आप मेंटली इसके लिए तैयार नहीं हैं, वेल एंड गुड, कोई ज़रूरत नहीं है शादी करने की। मतलब ये भी कोई ज़रूरी थोड़ी है। मानसिक परिपक्वता तो आए किसी चीज़ के लिए, हम मेंटली तैयार तो हों कि हाँ भाई, हमें अब ये चीज़ चाहिए, हमें इस तरह से जीवन जीना है। तब आप उन चीज़ों में जाइए। इट विल बी मोर हेल्पफुल। नहीं तो ये सारी चीज़ें कई सारी परेशानियाँ खड़ी करेंगी। और जन्म कुंडली, लगन मुहूर्त, इन सब से कुछ लेना-देना नहीं है। सबसे दुखद बात ये है कि मेरे पड़ोस में जो पंडित जी हैं, वो जन्म कुंडलियाँ, लगन मुहूर्त बनाते हैं और तमाम सारी शादी-विवाह उन सब के बारे में लोगों को बताते रहते हैं। और उससे भी दुखद बात ये है कि उनके बेचारे, उनके खुद की पुत्र की चाह है उन्हें, पंडित जी को, और कई लड़कियों के बाद उन्हें पुत्र नहीं हुआ, और उनके पुत्र भी हुआ तो बेचारा वो अल्पायु में उसका देहांत हो गया। तो मतलब इतना सारा जन्म कुंडली, लगन मुहूर्त देखकर उन्होंने खुद की शादी की होगी, लेकिन खुद पुत्र नहीं प्राप्त कर पा रहे, उसके लिए वो तमाम डॉक्टरों को इलाज करवाते ढूंढ रहे हैं, और दूसरों के दोष मिटाने का दावा वो करते रहते हैं। किससे? उस पंचांग से, उस कैलेंडर से जो ज्योग्राफिकली गलत गणनाओं पर आधारित है, ठीक? तो ये उनकी स्थितियाँ हैं, तो आप खुद समझिए कि इसमें कोई दम नहीं है। इन सब चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है, और लोगों को तार्किक निर्णय लेने की ज़रूरत है, और बेहतर जीवन हमारे रैशनल डिसीज़न्स पर ही आधारित होता है, और उसी से हम बेहतर जीवन को जी भी सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ से लिंक यहाँ से पेस्ट कर दी है, और आप में से जो साथी आकर अपनी बातों को रखना चाहें, ज़रूर आइए, बात रखिए। ये बड़ा जन सरोकार का आज का मुद्दा था, और इसे मैं समझता हूँ लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ये स्ट्रीम वैसी नहीं है, ये सभी लोगों के जीवन से संबंधित स्ट्रीम है। ये अंधविश्वास, जन्म कुंडली, पंचांग, शुभ-अशुभ, ये सब चीज़ें आपके, हमारे घरों में कहीं न कहीं मौजूद हैं। आपके, हमारे घरों में कोई ना कोई एक सदस्य तो होता है, जो भयानक रूप से इन जंजालों में फँसा रहता है। ठीक? तो कृपया उन लोगों तक इस बेहतर जानकारी को पहुँचाएँ कि जिस पंचांग पे आप भरोसा कर रहे हैं, वही गलत गणनाएँ कर रहा है। इसलिए उसके आधार पे डिसीज़न ना लें। और जब हम ये रैशनल बात सारे लोगों के सामने रखेंगे, तो शायद उन्हें समझ में आएगी कि पंचांग में गलत कैलकुलेशन मिस्टेक है। इसलिए इससे कुछ भी आप निर्णय लोगे तो वो गलती होने वाली है। वो जन्म कुंडली भी गलत ही बनेगी। तो इससे थोड़ी-सी सहायता शायद आपको हो सकती है, इस चीज़ को समझने में, ठीक? ज़रूर लोगों तक पहुँचाइए। ये आज की जो स्ट्रीम है, ये थोड़ी टेक्निकल ज़रूर है, पर ये कुछ ऐसी चीज़ों पे है जो चीज़ें मेरे ख़्याल से लोगों के सामने आनी चाहिए। सिर्फ़ बातें करना नहीं, कुछ सॉलिड एविडेंस के साथ हमें लोगों के सामने अपनी बात रखनी पड़ेगी। ये बताते हुए कि इनका पंचांग, हिंदू पंचांग, उसकी तमाम सारी गणनाएँ, वो सारी ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग कैलकुलेशंस, ठीक? क्योंकि उन्हें ज़्यादा जानकारियाँ इस चीज़ की नहीं, ठीक? चलिए, तो कोशिश करिए इसे लोगों तक पहुँचाने की। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ कुछ हमारे साथी आए